पीढ़ियों से लोग अपने गाँव में रह रहे हैं, उसके पास कोई सरकारी कागज़ नहीं है, तो आप कह देंगे कि वो बिहारी नहीं है। अगर ये करके देखिएगा तो बिहार है। आ जाइएगा उसी वोटर के पास वोट मांगने के लिए, जिससे कागज़ मांग रहे हैं ना, कल को जब उसी से वोट मांगने जाइएगा ना, तब देखिएगा कैसा सबक सिखाएगा। तब कुल जो है ना बुद्धि प्रधानमंत्री का बिहार में निकालेगा बढ़िया से बिहार का जनता, क्योंकि सरकारी कागज़ का बड़ा वैल्यू करता है बिहार का लोग। वैसे जो है उसका अधिकार छीन लीजिएगा और चुप रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। खबर प्लांट करा रहे हैं कि बांग्लादेश के और नेपाल के और म्यांमार के लोग बिहार में पाए गए। अगर पाए गए तो ये जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं है, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। As a fellow Congress party member, what do you think about Mr. Tharoor and what he has been doing in the last few months? See, first of all, I'll tell you, I was in left party. So वहाँ पे पार्टी फोरम से बाहर अगर कोई भी बोले तो उसको बाहर कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस। आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया ने अपना राजनीतिक सफ़र जेएनयू से शुरू किया और अब कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट फेस हैं बिहार में। 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और आने वाले चुनाव में एक एक्टिव रोल है इनका बिहार में, बिहार के असेंबली इलेक्शंस में। वेलकम कन्हैया जी। पहले मैं आपसे आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में पूछना चाहूँगा। कैसा रहा है ये सफ़र जो आपने स्टार्ट किया जेएनयू से, और अब आप कांग्रेस जेएनयू में एआईएसएफ में थे, फिर आप सीपीआई से चुनाव लड़े बेगूसराय में, फिर अब आप कांग्रेस में हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। कैसा रहा है आपका अभी तक का सफ़र? ये हिंदी वाला सफ़र है, ये उसी तरह का है। इसमें आप कहीं से चलना शुरू करते हैं और जब आप चलना शुरू करते हैं, जी जी नहीं ऑन, एक्सप्रेस का माइक है, संसद का माइक थोड़ी है। तो सफ़र की तरह है, आप चलना शुरू करते हैं, आपके साथ कुछ होते हैं को पैसेंजर, फिर सबका अपना अपना स्टेशन आता जाता है, लोग उतरते जाते हैं, नए लोग चढ़ते जाते हैं। तो जीवन के सफ़र के जैसा ही राजनीतिक सफ़र भी है। मैं जीवन को, राजनीतिक सफ़र को अलग अलग रूप में नहीं देखता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है ना, उससे थोड़ा सा असहमत हूँ कि मेरा राजनीतिक सफ़र जो है वो जेएनयू से शुरू हुआ है। मेरा राजनीतिक सफ़र मेरे जन्म लेने से पहले शुरू हो गया। अब मेरी माँ को पोलियो का वैक्सीन लगेगा कि नहीं लगेगा, उससे ये डिपेंड करता है कि मुझे पोलियो होगा कि नहीं होगा। और फिर मेरी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो वो क्या खा रही है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसका असर मेरे दिमाग पे और मेरे शरीर पर पड़ेगा। तो इंसान के जन्म लेने से पहले उसके साथ राजनीति शुरू हो जाती है, और जो ही जन्म लेते हैं इस देश में, जो ही जन्म लेंगे तो आपके साथ एक जाति आएगी और एक धर्म आएगा, लिंग आएगा, और राजनीति का ये 3 सबसे स्ट्रांग प्रीमाइस है, देश में भी और दुनिया में भी। देश में मुझे नहीं लगता है कि कोई एप्लीकेशन दिया होगा भगवान के घर में या अल्लाह के घर में, मुझे हिंदू बना दो या मुसलमान बना दो, या मुझे ब्राह्मण बना दो, दलित बना दो, लड़का बना दो, लड़की बना दो। जब सारी राजनीति ही जन्म से शुरू होती है, पहचान से शुरू होती है, तो जन्म के साथ ही ये सफ़र शुरू हो जाता है। इसके कुछ प्रिविलेजेज हैं, वो आप ले करके चलते हैं। मेरा नाम कन्हैया है तो इसका कुछ प्रिविलेज है, लेकिन धर्म के चलते जो प्रिविलेज है, क्लास के चलते बहुत सारे जो है डिसएडवांटेज भी हैं। तो वो सफ़र चलता रहा। और राजनीतिक रूप से भी अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, मतलब एक्टिव रोल की, तो जेएनयू में बहुत बाद में आया। 2002 में जब 10th पास किया था और +2 करने के दौरान मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ गया था। और बड़ी उस समय उतना विचार उचार नहीं पता था, सुनते रहते थे, क्योंकि हम जिस जगह से आते हैं वो राजनीतिक रूप से सक्रिय जगह है। अमूमन तो पूरा बिहार ही राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, लेकिन बेगूसराय खास करके सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों का सेंटर रहा है, और किसी ज़माने में उसको मिनी मास्को भी कहते थे, क्योंकि 50 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमारी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लगातार जीतती रही। और वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो मज़दूर आंदोलन, मज़दूरों के नारे,
जैसे गांव में चलते फिरते लोग एक दूसरे को कॉमरेड कहते थे, और कॉमरेड कैसे हो, या वो सारे शब्द सुनना जो बहुत चलन में नहीं है दूसरे हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में, जैसे फैज के गाने या नारे, या जो है आपको रंग या भाषा, या फिर लिंग की भी अगर आप बात करें तो मेरे ज़िले में लड़का और लड़की साथ में फुटबॉल खेलते थे, और हमारे ज़िले की टीम जो है वो बंगाल की टीम को हरा देती थी। या लड़का और लड़की साथ में कबड्डी खेलते थे। हम मोटर कार चलाती हुई महिलाएं बेगूसराय में देखें, या बाइक चलाते हुए। तो बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के चलते था। तो हम भले एक्टिवली नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे दिमाग पे उसका असर था। जैसे हम जब स्कूल में थे तो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जो है वो अक्सर प्ले कराती थी स्कूल में, तो मैं भी एक रोल किया था उसमें। नाटक था, तनवीर अख्तर साहब डायरेक्टर थे। कबीरा खरा बाज़ार में, तो कबीर के साथ एक बच्चा होता है, तो बचपन में हम लोग कबीर गाते थे। मुको कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में, ना ही कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। या फिर जो पोंगा पंथ है, जो धार्मिक उन्माद है, तो वही लगता था कि लोधी के ज़माने में जो है लोग नहीं डर रहे थे और कबीर बेबाकी से सच बोल रहे थे। तो जब मोदी आए तो हम लोग सोचने लगे कि लोधी के ज़माने में नहीं डर रहे थे लोग, मोदी के ज़माने में क्यों डर रहे हैं। तो वो बेबाकी, या वो सवाल पूछना, या क्वेश्चन करना, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये सब वहीं से शुरू हो गया। फिर जब कॉलेज आए तो कॉलेज में पढ़ने आए थे। अमूमन हर विद्यार्थी चाहता है कि एक अच्छी नौकरी मिले, सुंदर सी बीवी हो, बढ़िया घर हो, कार हो, और बाहर हनीमून मनाने के लिए जाएं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। वही छोटे सपने होते हैं, सबके पास होते हैं, हमारे भी वही थे। कॉलेज आए तो देखे कि कुछ हैं बड़े अलहदा सा दीवाने से लोग, जो पढ़ते भी हैं और झोला लेकर के लाइब्रेरी के लिए लड़ रहे हैं। पार्किंग क्यों नहीं है, साइकिल स्टैंड क्यों नहीं है, साइकिल चोरी क्यों हो जा रहा है। तो राजनीति तो समझ में आई नहीं। मुझको लगा कि अच्छे लोग हैं, स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं। फिर उनके साथ जो है काम करने लगे। तो मुझे ज़्यादा पुतला जलाना और प्रदर्शन करना, वैसे भी वो काम मैं ज़्यादा कर नहीं पाता था। तो उन लोगों ने भी मुझे मेरे ही मतलब का काम दे दिया। मैं इप्टा से जुड़ा हुआ था, तो हर शुक्रवार को जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक फ़िल्म दिखाया करती थी। उसका फ़िल्म का एक शो होता था कि हर फ्राइडे जो है हम लोग लैपटॉप पे 10, 20, 50 लोग जो होंगे उनको फ़िल्में दिखाएँगे। अब क्या है कि वो ज़िम्मेवारी मुझे मिली और हम काम करना शुरू किए। उस दौरान बहुत सारी ऐसी फ़िल्में देखी, उसका भी बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे द स्ट्राइप्ड पजामा, बाइसिकल थीफ, ये सारी फ़िल्में जो है हम लोग उस दौरान देखे। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक्टिव रूप से हम पॉलिटिक्स से जुड़ गए जेएनयू आने से पहले। दिल्ली तो हम आए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उस वक्त जो है यही यूपीए की सरकार थी, और कपिल सिब्बल साहब जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। वो सीसैट लेकर के आए थे और हम लोग बड़ा दुखी थे उनसे। आयरनी लाइफ का ये है कि फिर जेएनयू आए, जेएनयू में प्रेसिडेंट बने, जेल चले गए, तो सिब्बल साहब हमारे लॉयर हो गए। तो अब ये है, अब ये सच है। तो मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स का ना एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग मैथ में पढ़े थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे जो है ना पॉलिटिक्स चलती है। तो इसी तरह से जो है इस सफ़र में आगे बढ़ते गए। जेएनयू भी आए थे तो राजनीति करने नहीं आए थे। इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बाई चांस है। मैं कांग्रेस में हूँ, ये बाई चॉइस है। मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, ये बाई चॉइस है। लेकिन जेएनयू में जो कर रहे थे वो बाई चांस था। लड़ रहे थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, हमारे जैसे और भी लोग थे। उसमें से लोगों को लगा कि जिता देते हैं, लोगों ने जिता दिया, और सरकार को लगा कि पकड़ लेते हैं, तो उन्होंने पकड़ करके जेल में डाल दिया। ये बाई चांस था। जेल से निकलने के बाद हम लड़ते रहें, और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमको राहुल गांधी की, उनके साथ की, और कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है। ये बाई चॉइस है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की यात्रा जो है वो जेएनयू से शुरू हुई। मैं जेएनयू में 2 चुनाव हारा पहले, फिर 1 चुनाव जीता। अभी भी 2 चुनाव हारा हूँ। अब देखते हैं वो 1 चुनाव कब जीतेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल सर मैं पूछूंगा, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल का,
आपके हिसाब से विपक्ष की क्या रणनीति होनी चाहिए उस इशू को लेके, और विपक्ष इसको कैसे आगे लेके जाए ताकि जो आप लोग इसको विपक्ष इसको अपोज कर रहे हैं, ये कैसे आगे लेके इसको विपक्ष को जाना चाहिए? दोनों ही तरीके से, क्योंकि ये मामला राजनीतिक भी है और कानूनी भी है, तो लड़ाई भी दोनों तरीके से लड़ना चाहिए, राजनीतिक भी और कानूनी भी। मेरे ख्याल से विपक्ष जो है ये दोनों तरह की लड़ाई लड़ भी रही है, पिटीशन भी डाला है सुप्रीम कोर्ट में और सड़कों पे भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है इसको थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है। पहली बार हुआ है कि पिछले 11 साल में चुनाव आयोग ये मानी है कि वो गलती कर रही है। मतलब अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन मानना पड़ा है कि गलती हुई है। आप याद कीजिए कि पिछले कई महीनों से जब नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप वोटर लिस्ट दीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, तो चुनाव आयोग कहती नहीं सब ठीक है, ऑल ओके, ऑल इज़ वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग ऐसे ही चुनाव हार जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कोई मतलब नहीं है, ऑल प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वेल प्रूफ है। पहली बार ये खुद कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। खबर प्लांट करा रहे हैं कि बांग्लादेश के और नेपाल के और म्यांमार के लोग बिहार में पाए गए। अगर पाए गए तो ये जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं है, ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। आप जो 2003 में वोटर पुनरीक्षण किए थे तो क्या किए थे, फिर ऐसा कैसे हो गया है? और ये होने के बाद तो लगातार देश में चुनाव हो रहे हैं। नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब म्यांमार के लोगों ने वोट देकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और अभी जो है एनडीए जीती है लोकसभा के चुनाव में, मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में भी म्यांमार के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ये चुनाव आयोग पहली बार अपने ही द्वारा फैलाए गए कीचड़ में हाथ पांव समेत जो है फंस गई है। और उसका दूसरा जो खतरनाक पहलू है जिस पे कम चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल रही, दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी अपने माथे पे लेके चल रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकता की जांच ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। नागरिकता की जांच करना ये गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है वोटर को आइडेंटिफाई करना, और जो वोटर जेन्यून हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना, और जो जेन्यून नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड करना। ये सिर्फ इतना काम है। तो वोटर कौन है या नहीं है, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट कोई अपने घर में नहीं बना रहा है, वो सरकार ही जारी कर रही है। तो एक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र दूसरी संवैधानिक संस्था, क्वासी बॉडी, उसको डिनाई कैसे कर सकती है? आप कह रहे हैं कि जब तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो आपसे जो है इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब राजस्व का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। आईटीआर आप नहीं भर सकते हैं अगर आधार पेन से लिंक नहीं होगा। तो अब कह रहे हैं कि आधार मानेंगे नहीं। बिहार की हालत ये है, क्यों हम लोग सवाल उठा रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि आप वोटर लिस्ट दुरुस्त मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हम तो यही कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग खुद दुरुस्त हों, चुनाव आयोग को दुरुस्त करें और चुनाव आयोग के कामों को दुरुस्त करें। इसमें कोई परहेज नहीं है। सारा सवाल ही पारदर्शिता पे है, इंटीग्रिटी पे है, इंटेंशन पे है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे भी जब सवाल उठाया तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रोल को ख़त्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसको सरकार ने ख़त्म किया। अब आप बताइए कि 3 ही लोग मिलकर चुनेंगे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 2 वही रहेंगे। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की भी सरकार हो सकती है, लेकिन हमेशा बहुमत से जब चुनाव होगा तो सरकार की दखल रहेगी, और सरकार के अंडर में ही चुनाव आयोग होगा तो फिर जो है पारदर्शी तरीके से चुनाव कैसे होगा? अब ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी इंटीग्रिटी को कैसे बचाएं, अपनी ट्रांसपेरेंसी को कैसे बचाएं। ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कैसे दिखाएं कि वो सरकार के इशारे पे काम नहीं करते हैं, ये उनका काम है। और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको इस 3 महीने के टाइमलाइन के साथ आनन फानन में काम नहीं करना चाहिए। अभी आप पिछले 3 दिन से अगर आप हेडलाइन को देखेंगे, पहले ये कहा गया कि घुसपैठियों को रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है, वोटर लिस्ट करेक्ट किया जा रहा है। तो जब आप कहते हैं करेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इनकरेक्ट है।
इनकरेक्ट है मतलब इस देश में वोटर लिस्ट इनकरेक्ट बनता है। अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष की मांग को चुनाव आयोग को मानना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं, खूब गहन होइए ना, ऊपर ऊपर नहीं, सुपरफिशियल नहीं, एकदम गहराई में उतर जाइए। 3 महीने में क्यों, 1.5 साल 1 साल वक्त लेकर के कीजिए। और तीसरा, आप वोटर लिस्ट ही तैयार कीजिए, नागरिकता प्रमाणित करने का काम आपका नहीं है। सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र जो है उसके लिए मान्य होना चाहिए। ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि बिहार में ना एक स्पेसिफिक किस्म की समस्या है। समस्या ये है कि मैं जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कहना चाहता हूँ कि बिहार में मेरा जो 2 डेट है जन्म का, माँ से पूछते हैं तो माँ कहती है कि तुम चैत में पैदा हुए हो, हिंदी का महीना है, क्योंकि वो अंग्रेजी जनवरी उसको समझ में नहीं आया। सर्टिफिकेट देखते हैं तो 2 जनवरी है, और ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरा 2 बर्थडे है, ओरिजिनल मार्च में और सर्टिफिकेट का जनवरी में। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, कोई भी यहाँ अगर बिहार से होंगे उनसे पूछ लीजिए, आधा बिहार जो है ना वो जनवरी में पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। आप बस्ता लेकर के स्कूल गए, मास्टर साहब के मन पे है, आज उनको मन करेगा आपको 1 जनवरी को पैदा करेंगे, कल मन करेगा 2 जनवरी, परसों 5 जनवरी पैदा करेंगे। उनके दिमाग में ये रहता है कि 15 फरवरी से पूरे बिहार को पहले पैदा कर देना है, क्योंकि 15 मार्च तक एग्जाम शुरू होता है। यही बात है। तो किसी के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हम ये अपने उम्र की बात कर रहे हैं, हमारे माँ बाप की तो बात ही भूल जाइए, उनको तो अपना जन्म तिथि याद भी नहीं है कि कब पैदा हुए। शादी याद हो यही बहुत है, जन्म तिथि तो बिल्कुल किसी को याद नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं विच इज नॉट फिजिबल। 2, कास्ट सर्टिफिकेट की सच्चाई बताता हूं। एक भी जनरल कम्युनिटी का आदमी बता दीजिए या औरत बता दीजिए जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, क्यों बनवाएगा? इस देश में प्रमाणित करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं? चाल ढाल, बात, तौर तरीका, एरोगेंस बताएगा कि आप कौन हैं। बताइए, ये सच्चाई है ना। किसी के पास नहीं होगा, मैं दावे से कहता हूं, जनरल कम्युनिटी के किसी के पास भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। किसके पास होता है? SC, ST, OBC। वो भी कब? जब गए हैं एडमिशन लेने के लिए और पता चले कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 200 रुपया माफ होगा, तब। प्रोसेस इतना लेंदी है, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ कि बिहार में लोग अब सरकारी लाभ नहीं लेना चाहते, प्रोसेस को पनिशमेंट बना दिया है। इस वजह से लोग अब जनरल तरीके से ले लेते हैं, बोलते हैं कौन कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएगा, क्योंकि जो ही आप ब्लॉक पे उतरेंगे तो चाय दुकान पे लोग बैठा हुआ है, आ गया मुर्गा, अब इस मुर्गे को आने दो इधर। आपको भय लगेगा, सरकारी दफ्तर में कागज बनवाने के लिए जाने में आपको भय लगेगा। मुझे लगता है, मेरे पिताजी तो एक ही हैं, सबके ही एक होते होंगे, ठीक है। कहीं मेरे पिताजी JAI हैं, कहीं JAY हैं, तो पिताजी तो एक ही है ना, I और Y से बाप तो नहीं बदल गया है, एक ही बाप है। लेकिन वो I को Y कराने में आपका जो है ना पसीना छूट जाएगा। तो जो कागज बन गया सो बन गया, लोग नया कागज बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर को नमस्ते कर लेते। इसके चलते, प्रोसेस को पनिशमेंट बनाने के चलते, लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं है। आप जनरल सर्वे करके देख लीजिए, बिहार में 3 तरह के गरीब लोगों के पास। और प्लीज इसको बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मुद्दा मत बनाइए, इसके शिकार हो सकते हैं, धर्म के नाम पे टारगेट किए जा सकते हैं लोग। जहाँ तक बैकडोर से NRC करने का सवाल है और सिटीजनशिप का सवाल है, उसमें भी मैं बस लोगों को याद दिला देता हूँ कि आसाम का NRC लिस्ट उठा करके देख लीजिए। जो डरता है ना वो कागज पहले बनवा के रखता है। कागज अगर नहीं मिलेगा ना, उनके पास ही नहीं मिलेगा जो आश्वस्त हैं, आराम से हैं, हमको क्या होगा, उन्हीं के पास कागज नहीं होगा। आसाम का NRC उठा करके देख लीजिए। ये मामला बहुसंख्यक लोगों का है, और जो भी गरीब हैं किसी भी जगह के, उनका मामला है, क्योंकि उनके पास आपको मिलेगा एक वोटर ID जिसकी जांच होनी है, उसी का पुनरीक्षण होना है। एक वही ID है सबसे ऑथेंटिक जो गरीब लोग लेकर के घूमता है। दूसरा, मेरा आधार मेरी पहचान, क्योंकि आप जो है जगह जगह जो है ये पहचान बांट रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में बांट रहे हैं, इंटरनेट के साइबर कैफ़े में बांट रहे हैं, तो आसानी से बनता है। तो दूसरा वो, और तीसरा गरीब लोग है तो मनरेगा का जॉब कार्ड। यही 3 प्रमाण पत्र मिलेगा।
एक को प्रमाणित ही होला है, दो को आप मानेंगे नहीं तो तीसरा चौथा प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? ये प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या हुआ है, चुनाव आयोग को लगा लिपापोती कर देंगे ताकि ये हरियाणा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र चुनाव के बाद विपक्ष हल्ला करने लगी, राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछने लगे, तो ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं और कह देंगे कि अरे हम तो पहले ही कर लिए थे, सब एकदम दुरुस्त है, 100% करेक्ट, क्योंकि चुनाव आयोग भी मान करके चल रही कि शायद जीत ही जाएं और इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाए, ये उनका भी अनुमान हो शायद। तो ये शुरू कर दिए, ये मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारने जैसा है। शुरू तो कर दिया, लेकिन डीएम घूम घूम करके टेस्टमनीज हैं, वीडियोज़ हैं, कह रहे हैं कि जो नागरिक होगा वही वोट देगा। ठीक बात है, जो नागरिक होगा वही वोट देगा, लेकिन ये बताओ ना कि नागरिकता साबित करनी है कि मतदाता सही है कि गलत है, ये ढूंढना है। दोनों दो काम है, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया, काम शुरू कर दिया। अब विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया है, लीगल भी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सरकार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र को आपको प्रमाण पत्र मानना चाहिए, और दूसरा नागरिकता की जांच करना आपका काम नहीं है। यही ऑब्जर्वेशन दिया लीगली सुप्रीम कोर्ट ने। विपक्ष सड़क पे उतरी। उसके बाद जो है रोज क्या किया जा रहा है, पहले आंख में धूल झोंका जाता था, आजकल नंबर झोंका जाता है। 85% हो गया, 86% हो गया। कितना का 86% हो गया? चुनाव आयोग को पता है कि बिहार की एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है? कब हुआ है लास्ट जनगणना? 2011 में। तो क्या इन घर में बैठ करके जो है ये परसेंटेज निकाल रहे हैं? जब तक टोटल नंबर नहीं बताया, परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं? पूरा का पूरा जो है ये गड़बड़ चल रहा है पूरा। अभी क्या कर रहे हैं, बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है कि बीएलओ कह रहा है कि बस फॉर्म दे दो नाम लिख करके, बाकी हम भर देंगे। बीएलओ घर घर जा ही नहीं सकता है। ये तो बैठे बैठे जो है मतलब हम अनुमान लगा लें कि वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। एक गांव से मतलब एक पोलिंग स्टेशन से मोहल्ले की दूरी 3-3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है, और बीएलओ जो है घर घर घूम करके फॉर्म कलेक्ट कर लिया, वो भी 86%। 14 करोड़ पॉपुलेशन वाले राज्य में 86% कलेक्ट हो गया। अभी क्या किया कि इतना प्रेशर है डीएम को और बीएलओ को कि क्योंकि मीडिया में हेडलाइन मैनेजमेंट करना है, हो गया सब हो गया, दुरुस्त है, विपक्ष झूठा है। अरे आप इतने महीने से माने नहीं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। पहले तो चुनाव आयोग माने की गड़बड़ी है, तभी तो आपको ठीक करना है। अगर आपको ठीक करना है तो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए और गड़बड़ी मत फैलाइए, टाइम लेकर के कीजिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। और वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, एनआरसी नहीं करने लगिए। ये 3 बहुत क्लियर बात है। और रोड पे तो लड़ ही रहे हैं। और हम आपको बता दें, शहरों में क्या होता है अलग मामला है, गांव में ना लोग पीढ़ियों से जानते हैं। अभी हम चले जाएं, किसी को नमस्ते कहें तो बुजुर्ग लोग ना बाबा का नाम पूछता है, मतलब दादाजी का नाम पूछता है। पीढ़ियों से लोग जानते हैं, पीढ़ियों से लोग अपने गाँव में रह रहे हैं। उसके पास कोई सरकारी कागज़ नहीं है तो आप कह देंगे कि वो बिहारी नहीं है। अगर ये करके देखिएगा तो बिहार है। आ जाइएगा उसी वोटर के पास वोट मांगने के लिए, जिससे कागज़ मांग रहे हैं ना, कल को जब उसी से वोट मांगने जाइएगा ना, तब देखिएगा कैसा सबक सिखाएगा। तब कुल जो है ना बुद्धि प्रधानमंत्री का बिहार में निकालेगा बढ़िया से बिहार का जनता, क्योंकि सरकारी कागज़ का बड़ा वैल्यू करता है बिहार का लोग। वैसे जो है उसका अधिकार छीन लीजिएगा और चुप रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हम लीगली भी लड़ेंगे और पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। बिहार के चुनाव की बात करते हैं। पार्टी में मैं कांग्रेस कवर करता हूं, तो पार्टी में कई सारे लीडर्स की ये चिंता है कि बिहार में इंडिया अलायंस और कांग्रेस मुस्लिम और यादव के आगे कोई और समाज को अपनी तरफ आकर्षित या जोड़ नहीं पा रही है अभी तक। आप और ये भी एक चिंता है कि आरजेडी पे जो डिपेंडेंस है वो कांग्रेस की एक मुश्किल है आगे भविष्य के लिए। आपके हिसाब से ये असेसमेंट जो आपके पार्टी के लोग और जो कुछ लोग कह रहे हैं, ये ठीक है? नहीं, पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं है। पूरी तरह से ठीक इसलिए नहीं है कि हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारी पहली गारंटी लॉन्च हुई है उसका नाम है माई बहन मान योजना। वो MY वाला माई नहीं, माई बहन मान योजना, वो हमने कहा है। और वो सभी महिलाओं के लिए है, वो मुस्लिमों के लिए भी है, यादवों के लिए भी है, ब्राह्मणों के लिए भी है, दलितों के लिए भी है, पिछड़ों के लिए भी, अति पिछड़ों के लिए भी है, सभी कम्युनिटी के लिए है, गरीब लोगों के लिए है वो योजना। दूसरा,
लगातार जो हम काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट के बीच में जब जा रहे हैं तो हम वेलफेयर हॉस्टल में जा रहे हैं, तो हम दलित हॉस्टल में भी जा रहे हैं और अति पिछड़े हॉस्टल में भी जा रहे हैं। वेलफेयर दलित हॉस्टल ज़्यादातर अंबेडकर जी के नाम पे हैं और अति पिछड़ों के हॉस्टल ज़्यादातर जो हैं वो कर्पूरी जी के नाम पे। आपने देखा होगा कि राहुल जी भी गए थे। तो हम समाज के हर तबके को रीच आउट कर रहे हैं और हमारी जो गारंटी 1 बाय 1 लॉन्च होगी वो सभी कम्युनिटी के लिए होगी। ये जो आपने बात कहा ना, वो पूरी तरह से गलत ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लीडर पूरी तरह से डिपेंडेंट करते हैं बेस वोट पे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में, और इसको मतलब पता नहीं विपक्ष को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि अभी जो ये SIR का मामला हुआ बिहार का, मैं बड़ा एक अजीबोगरीब मामला आपको बताता हूँ। पटना में आधार लेना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन से पहले, सीमांचल में नहीं ले रहा था, और ये मैं ऑन कैमरा विथ फैक्ट बोल रहा हूँ। तो बीजेपी भी मान के चलती है कि हमारा बेस वोट क्या है, और विपक्ष को भी पता है कि उसका वो बेस वोट क्या है। बीजेपी अपने बेस वोट को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन विपक्ष में अपने बेस वोट को प्रोटेक्ट करने को लेकर के एक रिलक्टेंसी दिखेगी। भाजपा हिंदू मुसलमान कर देगा, तो क्या भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं करेगा? भाजपा को तो जिसमें भी फायदा दिखेगा उसको वो करेगा। अब हम भाजपा के हिसाब से तो अपनी रणनीति बनाएंगे नहीं। तो हमारी रणनीति ये है कि हम एक्चुअली कांग्रेस पार्टी सभी की पार्टी है। नारा किसका है? मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा भाई? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो है कपड़े देख के पहचान लेंगे, शमशान कब्रिस्तान कर रहे हैं, हर भाषण में जा करके, हर चुनाव में कम्युनल भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव जीत जाते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक्चुअली सबका साथ जो पार्टी लेकर के चली है, ये उस पार्टी की ही जिम्मेवारी है कि अपने एक्शन से, क्योंकि एक्शन सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन होता है, अपने एक्शन से इस बात को एस्टेब्लिश करे कि हम विविधता में एकता को मानने वाली पार्टी हैं, हम संविधान को मानने वाली पार्टी हैं, हमारे पास फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी है, और देश को जब भी क्राइसिस होगा, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जो है इस सरकार को भी, जिसका राष्ट्रीय सिलेबस हिंदू मुसलमान है, इस सरकार को भी प्रेस ब्रीफिंग के लिए सोफिया कुरैशी को लाना पड़ा, तभी तो दुनिया को दिखाते कि हम सेकुलर देश हैं। जो ही क्राइसिस खत्म हो गया है तो फिर से जो है ओम बिरला संविधान की कॉपी बांट रहे हैं, जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड गायब कर दिया गया है। तो ये अपने एजेंडे पे आज से नहीं 1925 से चल रहे हैं, अपने एजेंडे पे वो चल रहे हैं। हमको अपने विचार पे चलने की ज़रूरत है, और हमारा विचार ये है कि हम अपने बेस वोट को प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम उसको विस्तारित करें और आगे बढ़ाएं। और उसमें मैं इस बात से बस असहमत हूँ कि RJD पे कोई निर्भरता नहीं है। ये तो मतलब ये जो राजनीति की केमिस्ट्री होती है ना, उसमें कई सारी चीज़ें प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। एक चुटकी नमक कम होगा तो खाना बेस्वाद हो जाएगा, और एक चुटकी नमक ज़्यादा हो जाएगा तब भी खाना बेस्वाद हो जाएगा। तो कांग्रेस को अपना रोल निभाने की ज़रूरत है, और अदर देन RJD जिसको अपना बेस वोट मांगती है, या जनरल जो विपक्ष का बेस वोट है, अदर देन उसको बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ना और लाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। और वो अगर RJD पे डिपेंडेंसी रहेगी, ठीक है, तो हम अपना रोल नहीं निभा पाएंगे। लाइक कि अभी टेस्ट हो रहा है इंग्लैंड में, ठीक है, अब बुमराह नहीं था तो जो है वो मैच जीत गए, ओवर डिपेंडेंसी थी बुमराह पे। अब बुमराह जिस मैच में आया है, पता चला बुमराह को बैटिंग करना पड़ा लास्ट में, तो मैच हार गए हैं। टीम वर्क जरूरी होता है। किसी भी एक एलाई पे अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, डिपेंडेंसी रहेगी, तो फिर परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए आपने जो कहा कि वो आधा सही है आधा गलत है, और उसमें असहमति ये है कि हमारी कोशिश है तमाम कम्युनिटी के बीच में विस्तार करने की। ये जो आप रिलक्टेंस की बात कर रहे हैं कि बेस वोट को विपक्षी पार्टियां मानती नहीं हैं कि कौन उनका बेस वोट है, कभी आपने एड्रेस कर, मतलब टॉप लीडरशिप को, कांग्रेस की ये बात आपने बोली कि क्यों नहीं हम इस बेस वोट के बारे में खुल के बात कर सकें? मैंने आपको कहा शुरू में ही कि जो मतलब जो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला जा सकता है उसको ऑफ रिकॉर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड एक ही बात रहता है। नहीं, देखिए क्या बोला हमने, वो उन्होंने क्या बोला, ये तो बात के लेवल पे है।
क्या किया हमने, क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। आप पिछले कुछ सालों में जो रिलक्टेंसी दूसरे विपक्ष के लीडरों में आपको दिखता है, खास करके अल्पसंख्यक को लेकर के, क्या वो रिलक्टेंसी आपको राहुल गांधी के स्टेटमेंट में दिखा है कभी भी, किसी इंसिडेंट को लेकर के? नहीं। तो क्या हम बोल रहे हैं, क्या लीडरशिप कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं। और कोई मुद्दा जब आए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अभी इस सेशन में रोहित वेमुला एक्ट जो है वो कर्नाटका सरकार लागू कर रही है, या एक और अजीबोगरीब बात कि तेलंगाना में जब अदानी जी 100 करोड़ रुपया दे रहे थे सरकार को, तो सरकार तो ले ली थी, फिर वापस किया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब कुछ जीत लिए हैं, लेकिन हमारी दिशा जरूर उस तरफ है, सिर्फ कहने सुनने तक नहीं, करने तक। ठीक, मैं अब सवाल मनोज सर। You mentioned about increasing the support base, voter base, and you said Rahul is supposedly in the right direction. But 2024, the Congress could want just 99 seats. Although there was much euphoria that you have defeated the BJP, that kind of euphoria in the party. After that, you have lost all assembly elections. So where is the Congress actually failing? Because I am asking you this question because you came from outside. You are not a 50 years या 14 years or 30 years वाला कांग्रेस ही, आप तो बाहर से आए हैं, तो कुछ तो आपको दिखा होगा ना यहाँ सही नहीं हो रहा है। नहीं, क्या सही नहीं हो रहा है वो तो मुझे पता था जब हम इस पार्टी में नहीं थे। एंड आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ कांग्रेस पार्टी व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, स्पेशली मनमोहन जी के सरकार का। मैंने आपको बताया, मैंने सिब्बल जी का आपको एग्जाम्पल दिया। तो मुझे लगता था कि ये वर्स्ट हो रहा है देश में। फिर आए मोदी जी, फिर लगा कि नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना है हम लोगों के साथ। तब ना फिर पर्सपेक्टिव बदला। तो सबसे पहला चीज़ जो समझ में आया, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग लेफ्ट से है, तो हम हर चीज़ में पहले इकोनॉमी देखते हैं, पति के झगड़े में भी पहले इकोनॉमी देखते हैं, ट्रेनिंग यही थी। तो हो सकता है कि इमोशनल मामला हो, हमारे लिए हर चीज़ इकोनॉमिक होता है पहले, लेफ्टिस्ट ट्रेनिंग में ऐसा होता है। तो हमने कहा कि तो दोनों नियो लिबरलिज्म भी एक नहीं है। भाजपा के नियो लिबरलिज्म और कांग्रेस के नियो लिबरलिज्म में एक फ़र्क है, और वो जब हम 2008 का फिनेंशियल क्राइसिस जाकर के देखे तब समझ में आया कि नहीं, मनमोहन सिंह की उदारवादी नीति और मोदी जी की उदारवादी नीति में बहुत फ़र्क है। वहाँ से अपने क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी नई चीज़ें इंक्लूड होनी शुरू हुई। तो क्या गलत हो रहा है वो पहले से देख रहे थे। हम कांग्रेस में आए हैं, क्या सही हो रहा है वो देख करके। उसमें से एक सही होना है राहुल गांधी की इंटीग्रिटी, और जो ज़रूरी है, भले उस बात को बोलने से इमीडिएट इलेक्टोरल लॉस हो जाए, फिर भी उस बात को बोला जाए। तो वो जो कह रहे हैं या वो जो बोल रहे हैं, हम अभी भी उसको ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। ये इसीलिए मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन लेके सब घूम रहा है, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के कांग्रेस में भी सब नहीं घूम रहे थे। तो वो जब भी कोई मेजर अटैक करते थे बीजेपी पे पॉलिसी लेवल पे, चाहे राफेल का अटैक किया हो या अदानी का मामला किया हो, तो वो बोलते थे, बाकी बहुत सारे लीडर नहीं बोलते थे। ऐसा सिचुएशन अभी भी है। तो रैंक एंड फाइल में जो चीज़ें ऊपर कही जा रही है उसको ग्रास रूट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोलिंग एजेंट राहुल गांधी तो नहीं बनेंगे। पोलिंग एजेंट तो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, या तो उसका लोग बनेगा या पार्टी का लोग बनेगा। उसका लोग बनता रहेगा तब भी जो है आप पार्टी की विक्ट्री नहीं मानेंगे। तो पार्टी का पोलिंग एजेंट होना ज़रूरी है, और पार्टी का पोलिंग एजेंट तभी होगा जब सारे फ्रंटल जो हैं वो किसी लीडर के पॉकेट में नहीं होंगे, वो पार्टी के फ्रंटल्स होंगे। जैसे सेवा दल जो है वो पार्टी के एक मास फ्रंट के रूप में काम करे, यूथ कांग्रेस एक मास फ्रंट के रूप में काम करे, महिला कांग्रेस NSY एक मास फ्रंट के रूप में काम करे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज नेक्सस से लड़ाई है। और ये नेक्सस है करप्ट कॉरपोरेट, ग्राउंड पे एक्टिव माफिया, अनफॉर्चुनेटली बट ट्रूथ, बिका हुआ पब्लिक मीडिया और करप्ट ब्यूरोक्रेट। ये है नेक्सस। इस नेक्सस से लड़ना है,
इस नेक्सस से, इस ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम से लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो मॉरलिटी पे फंक्शन करे, सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री पे फंक्शन नहीं करे, जो आइडियोलॉजी पे फंक्शन करे। उसको हम अभी तक ग्रास रूट पे ले जाने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी है। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी अभी एक बहुत बड़ा पॉलिसी लेवल चेंज लाई है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और जिला अध्यक्षों का पार्टी लीडरशिप के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये गुजरात से शुरू हुआ है, आज भी लीडरशिप आसाम में है। वन बाय वन हम सारे स्टेट में करना चाहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे कांग्रेस की विचारधारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को लेकर लड़ने वाले लोग, आइडियोलॉजिकल लोग, उनकी जो है एक ऑर्गेनाइज टीम खरीदी जाए। I understand the importance of organization and people at the ground level and all. But in the era of social media, जब आप एक मैसेज छोटा सा भी दिल्ली से पूरे देश में you can convey, you can send across that message. So at somewhere Rahul is also not able to send that message, which has wider acceptance. Or is he not picking the right issues? No, or no. is he not talking the right language? देखिए, ये कम्युनिकेशन और वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। अब मुझे ही आप कहेंगे कि मतलब मैं भी जा करके हो सकता है कि महाराष्ट्र में पिट जाऊं क्योंकि मुझे ही मराठी नहीं आती है, मतलब मराठी इतना ही, वो एक अलग मसला है। बात कंटेंट से ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ इंटेंट का है। और इंटेंट अगर ये है कि जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो थ्रेट है, जो अटैक है, और इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करना है या उसको आगे बढ़ाना है, उस इंटेंट को लेकर के एक स्ट्रक्चर मिसिंग है। मतलब पेपर पे तो है, ग्राउंड पे वो स्ट्रक्चर नहीं है। वो स्ट्रक्चर जब बन जाएगा ना तो वो कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, वो पाइपलाइन बन जाएगा तो कम्युनिकेशन भी आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी मन की बात में बहुत काम की बात करते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं, फिर भी जो हर भाजपा का नेता बैठ करके ऐसे सुन रहा होता है। अच्छा, मोदी जी हैं भी नहीं इन पर्सन, ठीक है ना, डिजिटली मोदी जी चल रहे हैं। हर संडे को जो है भाजपा का मंत्री, एमएलए सब ऐसे करके, आपको तो मन से बैठा हुआ है। मोदी जी के मन की बात है, वो सब बेमन से वहाँ बैठा हुआ है। उसको पता है कि बैठेंगे नहीं तो टिकट काट देगा, फिर एमएलए नहीं बनेंगे, एमएलए बन गए तो मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री बन जाएंगे तब भी बने रहेंगे, साइन करते रहेंगे, सारा फैसला पीएमओ करेगा। तो ना एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उनके पास। इसीलिए मोदी जी एक बात बोलते, आपको क्या लग रहा है, मोदी जी का ट्वीट राजनाथ सिंह जो है बहुत खुशी खुशी रिट्वीट कर देते होंगे, दिल पे पत्थर रख करके करते हैं, या गडकरी जी, उनको बहुत अच्छा लगा। दिस इज पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव एंड वी एंड ऐसा नहीं कि ऐसा था नहीं। मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़े दिन पहले मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, आरएसएस से ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी सेवादल। मतलब ब्रिटिशर्स जो है राज बोलते थे, ब्रिटिशर्स जो है वो कांग्रेस पर पाबंदी खत्म कर दिए, सेवादल पर पाबंदी लगा करके रखा। और एक जो सेवादल का यूनिट था कर्नाटका का, जो हार्डिकर के लीडरशिप में बाद में सेवादल बना, उसके अंडर सब काम किए हुए हैं। मतलब आरएसएस बनाने वाले लोग भी उसके अंदर काम किए हुए हैं, बाद में जो है तोड़ करके उन्होंने आरएसएस बना लिया। तो संगठन में डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी हो गया, और नेताजी के लाइक डिसलाइक के लिस्ट में हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। रादर देन आप ज़्यादा दिन पावर में रहते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल्स जो है वो बैक बेंच पे चला जाता है, ट्रांजैक्शन जो है फर्स्ट बेंच पे आ जाता है। तो वही सब हुआ। अच्छा, अब ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी में नहीं हो रहा है, बीजेपी में भी खूब हो रहा है। अब आरएसएस के लोग जो है 5 स्टार होटल में मिल रहे हैं, अभी दिल्ली में 5 स्टार जो है उनका ऑफिस बना है, तो इनको बर्बाद होने में फिर ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ये उसका चक्कर है सर। आपने इस उम्र में 2 लोकसभा चुनाव आप लड़ चुके हैं। नहीं, मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मैं 40 के पास। छोटे तो इसमें अच्छा नहीं, छोटे नहीं, आई एम गेटिंग इट। तो आपके दोनों कैंपेन जो थे, एक बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ और दूसरा यहाँ पे मनोज तिवारी के खिलाफ थे, तो दोनों चुनाव में जो कैंपेन आपका रहा बड़ा हाई प्रोफाइल रहा, एंड मतलब बिकॉज आप यू वर अप अगेंस्ट बिग कैंडिडेट्स। दोनों चुनाव के बीच में आपने जो नहीं आप जीत पाए, उसका आकलन आपने किया, और अगर आकलन किया तो उसमें आपको क्या वोटिंग लगा उस बार? देखिए, दोनों चुनाव अलग था, तो जो है ना, दोनों के चुनाव लड़ने के तरीके अलग थे और उसका परिणाम अलग था। तो उसमें मतलब कोई तुलना की बात तो नहीं है, क्योंकि ये हम पूरी तरह से जो है अर्बन डेमोग्राफी में लड़े थे, वो पूरी तरह से जो है रूरल डेमोग्राफी है। उसके बाद यहाँ क्या था, यही तो मैं कहता हूँ
मैं पटना में ट्रेन पकड़ूं, ठीक है ना, दिल्ली उतरते उतरते जो मैं बिहारी हो जाता हूँ, और मैं दिल्ली में ट्रेन पकड़ूं और पटना पहुँचते पहुँचते जो है ना मेरी जाति आ जाती है। इतना बड़ा फ़र्क है। मतलब दिल्ली में मैं सिर्फ बिहारी हूँ, कोई जाति नहीं पूछता है, मतलब सबके लिए बिहारी हूँ। और यहाँ से मैं चला जाऊँ तो जो है मैं हर किसी के लिए जो है ना मुझे मेरी जाति से जानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। और दो समय की भी बात है। वो चुनाव जब मैं लड़ा था तो यूनिवर्सिटी से तुरंत पीएचडी सबमिट करके 2018 में पीएचडी सबमिट किया। जुलाई में 14 फरवरी को जो है पीएचडी अवार्ड हुई 19 में, और मई में इलेक्शन हो गया। तो एकदम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले थे। तो ऑब्वियसली चुनाव प्रचार करने वाले लोग, टीम, उसकी भाषा और वो तौर तरीका, वो सब में जो है लेफ्ट पार्टी से भी लड़ रहे थे। तो जो है उसका कंटेंट वो जो है वो थोड़ा अलग था। और जब दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए मुझे 2019 का चुनाव लड़ा, 18 में यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था, 25 में चुनाव लड़ रहा था, अर्बन एरिया में लड़ रहा था। तो ऑब्वियसली उसके चुनाव लड़ने का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन इंटेंट एक था कि बीजेपी को हराना है, और ओवरवेट कैंडिडेट के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे थे। और मज़ेदार बात यह है कि मोदी जी ज़रूर आते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ही लव्स मी एक्चुअली, इनका प्रेम है इतना। मतलब बेगूसराय भी आए थे चुनाव से ठीक पहले, और यहाँ भी आए थे, 7 सीट में जो है वहीं आए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आए थे। तो मैं हाई प्रोफाइल नहीं बनाता हूँ सर, देश का प्रधानमंत्री की कृपा है, वो हाई प्रोफाइल बना देते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि इंडिया, आपने केमिस्ट्री की बात की, पॉलिटिक्स की, तो इंडिया अलायंस का जो घटक दल हैं बाकी, मतलब देखा जाए तो कांग्रेस कहते भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी बोलते हैं तो कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया अलायंस को आगे लेकर जाने की। एक आपके एलाय हैं आम आदमी पार्टी, जिनके साथ आप दिल्ली में आप साथ में चुनाव लड़े थे। तो आप ये इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं, और क्या कांग्रेस को करने की जरूरत है टू कीप द इंडिया अलायंस टुगेदर? कन्वीनियंट क्रिटिसिज्म है ये, सुविधा के हिसाब से, ठीक है। और कोई चीज़ पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका ये है कि उसी इंसान का, उसी पार्टी का बयान आप थोड़ा आगे पीछे करके देख लेंगे तो सच्चाई पता चल जाएगी। ये बात ठीक है, कांग्रेस पार्टी बड़ी विपक्षी पार्टी है तो सबको साथ रखना उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन ये इसका एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू ये है कि निर्जीव चीज़ें तो नहीं है ना, सबके अपने इंटरेस्ट हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी के एक कमांड पे सब पार्टी साथ आ जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनके अपने भी ये हैं। तो उसमें मैं कहता हूँ कि राजनीति में ना सिंपल जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में, हम उस पर ध्यान दें, जो दूसरों के हाथ में होने दें। सो कोई वाइज इंसान ने कहा था, मैं भूल रहा हूँ, चूज योर एनिमी केयरफुली, फ्रेंड्स विल फॉलो। तो आप जो है किसके खिलाफ हैं ये तय कर लीजिए, जो उसके खिलाफ होगा वो आपके साथ होगा, उसमें ज़्यादा कुछ ये है नहीं। करीम जी, मैं दीप्तिमान तिवारी। आप अपने सफ़र की बात शुरू में कर रहे थे, जिसमें आपने कहा कुछ लोग होते गए, कुछ लोग बिछड़ते गए। इस सफ़र में उमर खालिद कहाँ बिछड़ गए? आज करीबन 5 साल से वो जेल में हैं, काफ़ी संगीन उनके ऊपर आरोप लगे हैं। एक ऐसा आरोप तो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस वक्त जो है ना तो कोर्ट में उनकी कोई सुनवाई होती है, ना ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इसको कोई बड़ा मुद्दा बना के और इसके ऊपर कोई आंदोलन करती है। ऐसा लगता है जैसे उमर खालिद को सबने छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। अरे कोई भी छोड़ देगा, घर वाले तो नहीं छोड़ देंगे ना, ऐसा नहीं छोड़ दिया है। उनके चाहने वाले लोग हैं, उनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और लगातार जो है उस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस भी तरीके से उठा सकते हैं। और उमर सहित बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं। अच्छी बात है, कम से कम आप उमर का नाम तो लिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका कोई नाम भी नहीं ले रहा है, जैसे मिरान का कोई नाम भी नहीं लेता है, और वो आरजेडी के यूथ विंग का अध्यक्ष था दिल्ली का। तो
कम से कम उम्र का नाम तो लिया आपने ना, 5 साल में भी एक बार अगर हमसे आपने पूछा तो पूछा ना, लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो बहुत दुखद बात है। और सफ़र में हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो साथ में थे। लेकिन अगर आप फैक्ट पे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं यही कह दूंगा कि हम लोग कभी एक पार्टी में नहीं थे, हम लोग अलग अलग पार्टी में थे। वो जिस पार्टी में थे उस वक्त उससे भी वो अलग हो गए थे। बुनियादी फ़र्क ये था कि वो जिस पार्टी में थे वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, क्योंकि उस पार्टी का डिमांड ये था कि लिंगदोह से चुनाव जब होगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारी पार्टी चुनाव लड़ती थी। हालांकि अगर आप उनकी पार्टी के पॉलिटिकल लाइन से हमको देखेंगे तो हम लोगों को जो है रिविजनिस्ट कहा जाता था, मतलब लेफ़्ट का कांग्रेसी कहा जाता था। तो जब मैं कांग्रेस में आ गया तो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोगों को हैरानी नहीं हुई। उनको लगा कि हाँ, ये तो मतलब वैसे भी कांग्रेस के ही साथ है, मतलब ये पार्टी तो इमरजेंसी के वक्त भी कांग्रेस के साथ थी, इंदिरा जी के साथ थी। तो यूनिवर्सिटी में लेफ़्ट पॉलिटिक्स, बाहर के क्या है ना कि वो प्रकाश झा की फिल्म देख करके हम लोग लेफ़्ट मूवमेंट समझते हैं ना, तो सब एक ही हैं। अंदर ऐसा नहीं है, अंदर अलग अलग सेड हैं। तो उस सफ़र में हम लोग अगेन मोदी जी से लड़ाई थी, उस लड़ाई को यूनिवर्सिटी स्पेस पे सब लोग लड़ रहे थे, हर यूनिवर्सिटी में लड़ रहे थे। तो उस लिहाज से सब साथी थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में थे। और इसीलिए जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो सब लोगों का अलग अलग राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। कुछ लोग एकेडमिक्स में चले गए, कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल पेरेंटिंग पार्टी में चले गए, कुछ लोग उस पेरेंटल पार्टी को भी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, कुछ भाजपा में भी चले गए हैं। ठीक है, तो अब वही जो मैंने आपको कहा कि सफ़र है, जारी है, चलते जा रहे हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक केस के बारे में मैं बहुत लाउडली हर जगह ये बोलता हूँ कि ये इस सरकार की एक बहुत ही ख़तरनाक साजिश है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बुनियादी तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ, कि आपको इतना डरा देंगे और आपको एक सिंबल बना देंगे कि दूसरा कोई बोलने का हिम्मत नहीं करे। ये बहुत ही मध्यकालीन तरीका होता है ना कि किसी इंसान को चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मारो कि दूसरा सब आता जाता उसको देखे और फिर राजा का खौफ जो है वो कायम रहे। मतलब बिना ट्रायल का, बिना किसी केस का, और एक नहीं दर्जनों लोगों का, जिनका मतलब नाम भी लोगों को याद नहीं होगा, वो जेलों में बंद हैं। तो अभी तो यही कहा कोर्ट ने कि जेल जो है वो रूल हो गया है और बेल जो है वो एक्सेप्शन हो गया है। बेल रूल होना चाहिए, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। जेल में जगह नहीं है अपराधियों को रखने का, और आप राजनीतिक बंदियों की संख्या बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सीधे सीधे डर की राजनीति, नागरिकों के दिमाग में जो है भय पहुंचाना, उसी का ये तरीका है। और मैं कहता हूं कि ये ना तरीका बहुत पहले से स्टेट ने शुरू कर दिया था। ये एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं है, ये मसला स्टेट मशीनरी का है कि कैसे सोसाइटी का साइकी तैयार करती है स्टेट मशीनरी, कि कितनी होशियारी से लोकतंत्र को प्रजातंत्र कहा गया। कोई इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया कि भाई लोकतंत्र को प्रजातंत्र क्यों कह रहे हैं। ये मसला सिंपल ट्रांसलेशन का है। आप नागरिक भाव छीन करके लोगों के दिमाग में प्रजा का भाव डाल रहे हैं। प्रजा होगी तो राजा होगा, नागरिक होंगे तो सेवक होगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। और आज डेमोक्रेसी में जो है, जो रूलर हैं वो नए राजा हैं और उनका एक नेक्सस है, और स्टेट जो है वो एकदम थानेदार तक, वहाँ तक काम करता है। जनप्रतिनिधियों की हालत ये है कि एमएलए का भी नहीं सुन रहा है थानेदार, क्योंकि जो सिस्टम बना है, पावर जिस तरीके से सेंट्रलाइज हुई है, तो डीएम बनेगा सीएमओ से तो डीएम सुनेगा सीएमओ का, वो सुनता ही नहीं है एमएलए का, वो सुनता ही नहीं है मुखिया का, सरपंच का। तो क्या हो गया कि जब सुनेगा नहीं जनता का, जनता के लोगों का, उनके प्रतिनिधियों का, तो कमीशन का सिस्टम है। कमीशन लीजिए, 5 साल में आप कमा लीजिए, फिर वही खर्च करके फिर चुनाव जीत जाइए। हर चुनाव में यही हो रहा है। तो जनता के हाथ से अभी चुनाव लड़ने का अधिकार छीना गया है, कल को चुनने का अधिकार छीन लेंगे। और जो भी इस पे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो उमर हो, आप हो, या मीरान हो, या कोई भी हो,
जो भी ये साहस करेगा उसको पकड़ करके जेल में डालेंगे। और ये पूरा का पूरा नेक्सस कोर्ट और कुटैया से चल रहा है। पहले कूटेंगे ग्राउंड पे, तब भी अगर नहीं माने तो कोर्ट में घसीटेंगे और जेल में डाल करके रखेंगे। बताइए, अगर कोई क्राइम है तो आप एविडेंस दीजिए, आप जो है आप कार्रवाई कीजिए। ना जो है आप एविडेंस दे रहे हैं, ना जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं। महज बेल के लिए सालों लोगों को लटका करके रखे हैं और कर रहे हैं कोशिश, लोग कर रहे हैं। उम्मीद है कि शायद हर बात के लिए लगाना पड़ता है इस रिजीम में, शायद बेल मिल जाए इस बार। एक और सवाल आपके सफर से ही जुड़ा हुआ है और देश की परिस्थिति से भी कहीं ना कहीं राजनीति है। आप लेफ्ट के खेमे से छोड़कर आपने कहा कि आप अपनी चॉइस से, कांग्रेस वाज योर चॉइस, और लेफ्ट के खेमे से खेमा नहीं छोड़े, पार्टी छोड़े। अच्छा, तो लेफ्ट के खेमे में भी हैं? हाँ, आपको मेरी भाषा से लगता नहीं है? आपको मेरी बातों से नहीं लगता है? आपको जब मैं बोल रहा हूँ स्टेट एपरेटस से पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जस्टिस, तो आपको नहीं लगता कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ? टी शर्ट थोड़ी है कि बदल लेंगे, विचार बदल जाएगा। पार्टी छोड़ के आप गए और चूंकि विचार आपका अभी भी लेफ्ट वाला है जो आप खुद कह रहे हैं। हाँ। आज जो है लेफ्ट पार्टीज की चूंकि आप उसमें रहे हैं, आज लेफ्ट पार्टीज की इतनी बुरी हालत क्यों है देश में? इलेक्टोरली क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं? जबकि कई लोगों का कहना है कि भाई सरकार तो अभी भी जनता से ही है। दूसरा, कई लोगों का ये भी, जैसे आप भी जब छोड़ के गए तो लोगों ने कयास लगाया कि आपकी अपनी पार्टी में भाई भतीजावाद शुरू हो गया था, जिसकी वजह से आप भिन्न थे। तो किस तरह की ऐसी चीजें रही हैं जिनकी वजह से आज लेफ्ट की इतनी बुरी हालत है? देखिए, भाई भतीजावाद वाली बात को मैं अस्वीकार करता हूँ। मतलब ऊँट बैठ भी जाएगा तो कुत्ता से ऊंचा ही रहेगा। मतलब कहने को भी अगर कोई लेफ्ट है तो आँख की मर्यादा के लिए तो इतना नहीं करेगा कम से कम। तो ये तो मैं, दूसरा, लेफ्ट पार्टी पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये गलत बात है। किसी और के बारे पे मैं क्या बयानबाजी। लेफ्ट विचार पे मैं ज़रूर बोल सकता हूँ क्योंकि उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो मैं लेफ्ट विचार को मानता हूँ और मुझे इसमें बिल्कुल कोई शर्म नहीं है। मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मुझे इस विचार में पलने बढ़ने और सीखने का मौका मिला। नहीं तो सत्ता तो 1 मिनट में जो है अपने में मिलाती है। ये तो एक बड़ा अहमद मुश्ताक का एक बहुत बढ़िया शेर है कि मौसमे गुल हो या पतझर बला से अपनी, हम वो फूल हैं जो ना खिलते हैं ना मुरझाते हैं। तो इमोशन होना चाहिए इंसान में, लेकिन इकोनॉमिक्स भी होता है। तो ये जो ट्रेनिंग है, ठीक है ना, मतलब विवाह की संस्थाएं सिर्फ प्रेम से चल रही हैं तो राधा और कृष्ण का भी विवाह नहीं हुआ था। तो मतलब इकोनॉमिक्स भी होता है, उसके डिनायल में नहीं रहते हैं। ये लेफ्ट ट्रेनिंग का ही नतीजा है और उनको बहुत गर्व है इस बात का। बिल्कुल मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। दूसरा, विचार की जहाँ तक बात है, वो किसी पार्टी का कॉपीराइट नहीं होता है। अब अगर ऐसा होता तो फिर नेहरू जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट कैसे होते, देश के प्रधानमंत्री कैसे होते, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कैसे करते। तो कोई भी देश या कोई भी पार्टी, कोई भी विचार जब समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहता है या उसका जगह सुनिश्चित रखना चाहता है तो लेफ्ट तो होना पड़ता है, तो उसकी ज़रूरत है। और इसको लेकर के पहले भी कहा गया है कि हम गरीब हैं और गरीब को खाना खिला रहे हैं, तो ये तो संत होने वाली बात। हम गरीब क्यों हैं और गरीबों की हिस्सेदारी क्या है, ये बात करना, ये लेफ्टिस्ट होने का नतीजा है। तो इलेक्टोरली वो करें नहीं करें, कैसा करें, वो पार्टी का काम है। लेकिन मैं वो भाई भतीजावाद करना ये स्वीकार नहीं करता हूँ। उनसे तमाम लड़ाइयाँ और मतभेद अपनी जगह पे, लेकिन ये मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी को लेकर के, चूँकि अब मैं एक पार्टी में हूँ, तो उस विचार को लेकर के कैसे हूँ, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी जो बातें कह रही हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी पहली बार कही है। कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में होती है, चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विपक्ष में रही हो, चाहे भारतीय राज्य की, गणराज्य की जब स्थापना हो गई तब विपक्ष में रही हो, तो आप एक बात नोट करेंगे कि वो ऐसे फैसले लेते हैं या लिए हैं
जिसकी वजह से उनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है। जैसे इंदिरा जी जब लगाई इमरजेंसी तो उससे लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन इंदिरा जी जब प्रीवी पर्स ख़त्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो इसको तो लोग कहते हैं कि एक जो है वामपंथी फैसला है। उसी तरह से नेहरू जी का पूरा इतिहास देखिए, ना सिर्फ क्रांतिकारियों की मदद करते थे, उनकी कोर्ट में पैरवी करते थे, बल्कि उनके लिए चंदा जुटाते थे। यहाँ तक ऐतिहासिक रूप से यह प्रमाणित है कि चंद्रशेखर आज़ाद की अगर उस दिन पार्क में अंग्रेज़ों द्वारा हत्या नहीं की गई होती तो वो नेहरू के द्वारा ही रूस भेजे जा रहे थे। और मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा, जहाँ से पूरी बात शुरू हुई, उसके तो पहले अध्यक्ष नेहरू थे। तो जब नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इंद्रजीत गुप्ता लेफ्ट पार्टी में रहते हुए, विचार नहीं पार्टी में रहते हुए देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, तो मैं कांग्रेस में क्यों नहीं रह सकता हूँ, वो भी तब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सड़क पे लड़ रही है। तो मुझे कोई अंतर विरोध नहीं दिखता है। सुंदर सफ़र है ये। I am Liz Matthew. I mostly write on BJP. अगेंस्ट और फॉर? अबाउट। मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है एक्चुअली। I have two questions. एक आपने बोला है राहुल गांधी की इंटेग्रिटी के बारे में। जी। I don't think there are many doubt about it. But the issue is, I cover Lok Sabha also. I speak to party MPs. There is an issue, the way he takes up the issues. Like, for example, Adani issue. Many in the party, the MPs who have won election, fought and won election, they fear or they feel that this is not an issue which is actually getting traction with the people or the voters. जैसे कि, लेकिन there are so many other issues like job issue, like the state of the poor condition of railways, the poor state of affairs with many state departments. इन सब इशू जो लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो इश्यू उठाने में राहुल गांधी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आपको इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। मतलब अगर हम जड़ पर चोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अच्छी बात है। क्योंकि लोग सुपरफिशियल बात करने वाले बहुत सारे हैं, जड़ की बात इसलिए नहीं करते हैं कि उसको करने में ख़तरा है, नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। अगर हम ये कहें कि एयरपोर्ट पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो एयरपोर्ट का मालिकाना हक किसका है? डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? कंज्यूमर के साथ जो है क्या बिहेव रहेगा कंपनी का, मैनेजमेंट का, वो पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है? तो हाँ, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, लोगों को इमीडिएट चीज़ आसानी से समझ में आती है, ट्रांजैक्शनल चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती है, लेकिन पॉलिसी कैसे बन रही है, किसको फ़ायदा देने के लिए बन रही है, पब्लिक सेक्टर को इससे क्या नुकसान हो रहा है, पब्लिक सेक्टर के नुकसान से जनरल पब्लिक को क्या नुकसान, दीज आर कॉम्प्लेक्स इशूज़। लेकिन अगर उसको कोई लीडर बोल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग और भी उसको जो है बोलें और भी उसको आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाएं, एम्पलीफाई करें। He is just every house, every session, it is Adani, and there are, nothing is happening. Of course, nobody is saying that you should not raise. Nothing happening. No, what is happening? Do you think nothing happening? Nothing happening. You tell me what is happening. Great. Now at this point I can't say what's happening. Okay, good. If But something what is happening, we will be happy. But what is happening? I'm happy when he has raised the issue of this electoral roll call. So what was the same reply? Why he has been raising this issue? He has lost election. That's why he has raising finger against ECI. Now ECI has been saying the same thing. No, there is a problem. There is discrepancies. So if a person has been talking about the root cause, this is not his fault. And what will be the result, the time will tell. Yes, we accept that we have electoral defeat
it doesn't mean that we should stop raising the real issues, real question. और अदानी मैडम हम क्या करेंगे? अदानी तो सरकार ने कर दिया है। आपके घर में बिजली अदानी की, आप कंपनी में काम करें अदानी की, हवाई जहाज़ पे चढ़ने जाएं पोर्ट अदानी की, एयरपोर्ट अदानी की, सामान आए वो पोर्ट अदानी की, सड़क अदानी की, खान अदानी की। तो अदानी हम थोड़ी कर दिए हैं, अदानी तो मोदी जी ने कर दिया है। तो विपक्ष होने के नाते उस पर सवाल उठाने तो हमारा काम है। वो सवाल अगर हम ना उठाएं वो बेईमानी होगी, क्योंकि अदानी चाहते क्या हैं? अदानी नाम केवलम हो, वो तो चाहते हैं कि विपक्ष को भी हम चंदा दे करके अपने में मिला लें, सबका मालिक एक हो। तो क्या हम चाहते हैं कि भारत धीरे धीरे जो है अमेरिकन मॉडल पे चले, कि ट्रंप बोला कि कब तक कंजर्वेटिव को चंदा देते रहेंगे, अब हम खुद प्रेसिडेंट बनेंगे। तो कल को अदानी भी कहेंगे कि हटाओ मोदी को, अब हम खुद प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या हमको धीरे धीरे उस मॉडल को फॉलो करना चाहिए? तब तो ठीक ही था ना, कॉमेडियन ने ठीक ही कहा कि बीच में से कमीशन एजेंट को हटाओ। क्यों रहेगा मोदी और अमित शाह डायरेक्ट अंबानी को वोट देते हैं और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। सो इसको अदानी हमने नहीं कर दिया है। जिस तरीके से क्या अच्छा न्यू लिबरल पॉलिसी ला रहे थे तो क्या कह रहे थे? फ्री एंड फेयर मार्केट होगा, कंपटीशन होगा, मोनोपोली को ख़त्म करेंगे, कंज्यूमर को लाभ होगा, ट्रिकल डाउन होगा। कहाँ ट्रिकल डाउन हो रहा है? ये इश्यूज क्यों नहीं आते हाउस में? जो रोड के बारे में, रेलवे के पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ रेलवे इश्यू, रेलवे ट्रेन्स एंड द रेलवे प्लेटफॉर्म्स एंड ये सब तो हाउस में कांग्रेस उठाते हैं, मैंने नहीं देखा। नहीं उठाते हैं, ऐसा नहीं है। कहा ये सारे प्रॉब्लम के जड़ अदानी हैं, हम ये भी उठाते हैं, हम बस ये कह रहे हैं। एक और चीज ये, लेकिन अभी कांग्रेस में, आप कांग्रेस में हैं, लेकिन कुछ नेता है जैसे कि हमने देखा है बहुत नेता है एक के बाद छोड़ के जा रहे थे। कुछ लोग पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ लोग लीडरशिप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी द लेटेस्ट इज शशि थरूर छोड़ के चलेंगे? नहीं, ही इज स्टिल इन पार्टी। अभी इसलिए इसके बारे में आपको क्या लग रहा है? वो ये जो वो बोल रहे कि आई एम द मोस्ट पॉपुलर लीडर, ही सेइंग, आई एम नॉट सेइंग, ही सेइंग, तो He is मुझे ही इज पॉपुलर, दैट्स व्हाई मोदी जी सेंड हिम। दुनिया में जो है, अच्छा, आपको क्या कहना है जो थरूर जो अभी जो कर रहे उसके बारे में आपको क्या लग रहा है? आज ए फेलो कांग्रेस पार्टी मेंबर, what do you think about Mr. Tharoor and what he has been doing in the last few months? see, first of all, I'll tell you, I was in left party. So वहाँ पे पार्टी फोरम से बाहर अगर कोई भी बोले तो उसको बाहर कर देते हैं। मतलब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा स्पीकर थे, वो वोटिंग में पार्ट नहीं लिए, उतना वेटरन लीडर को पार्टी बाहर कर दिया। वो किसी को भी बाहर कर देती है, पीसी जोशी को ही बाहर कर दिया था जिसने पार्टी बनाया था। तो हमारा तो ये ट्रेनिंग रहा है। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी की ये ब्यूटी है कि मतलब आप गांधी के खिलाफ भी बोल करके जो है कांग्रेस पार्टी में रह सकते हैं। अपने मन से गए थे सुभाष चंद्र बोस छोड़ करके, उनको कोई हटाया नहीं था, अपने मन से छोड़ के गए थे। तो कांग्रेस पार्टी में आप बाहर भी बोल सकते हैं, मतलब जहाँ मन करे वहाँ बोल सकते हैं, इतना आज़ादी कांग्रेस पार्टी में है। ये तो पहला डिफरेंस है। कांग्रेस पार्टी इसको ब्यूटी कहती है, लेफ्ट पार्टी उसको ब्यूटी कहती है कि अपने वेटरन मास लीडर को भी जो है पार्टी से निकाल देती है। तो अपनी अपने पार्टी के वो है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो मैं कहूँगा कि ये ब्यूटी है कांग्रेस पार्टी की कि आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी पार्टी को क्रिटिसाइज कर सके। 1 पॉइंट। 2 पॉइंट, यस ही इज पॉपुलर, नो डाउट। इसीलिए तो मोदी जी उनको बाहर भेजे हैं। अपना एक भी मंत्री उनको नहीं मिला जो उनको जो है थरूर साहब की जो ज़रूरत पड़ी। अच्छा, जिस थरूर साहब के बारे में मोदी जी क्या क्या बोलते थे, वो केस याद है आपको? ये तो दिल्ली का ही केस था ना, सुनंदा जी का, उनको आत्मा को शांति मिले। क्या बोलते थे मोदी जी? यही किस मुंह से बोलते थे? तो मोदी जी उनको अच्छा लग रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, नो डाउट ही जो पॉपुलर। तीसरा ये है कि पार्टी छोड़ करके जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनका निर्णय है। हम तो चाहेंगे कि रहें, उनके जैसा बोलने वाला लोग। और हमको तो विशेष प्रेम करते हैं। मुझे तो याद है जब हम जेल से छूट करके आए थे तो हमको भगत सिंह बोल दिया था। तो हमारी पार्टी में रहेंगे तब ना हमको भगत सिंह मानेंगे, हमारी पार्टी ये छोड़ देंगे तो हमको कैसे भगत सिंह मानेंगे? तो हम तो चाहेंगे कि रहें हमारी पार्टी में, ठीक है। अब इनके अलावे, थरूर जी के अलावे, वो तो हैं पार्टी में, जो लोग छोड़ के चले गए, देखिए वो उनकी मर्जी है।
ठीक है ना। वो कौन सा एक शेर है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ ना कुछ होगा। देखिए राजनीति में क्या होता है ना कि या तो कमाना होता है या बचाना होता है। कमाना सिर्फ हम पैसे के टर्म में नहीं कह रहे हैं, नाम भी कमाना होता है, या बचाना होता है, ठीक है। तो नाम तो कर्म से बचता है, तो हो सकता है कि कुछ और बचाना हो। और मैं इस मामले में, देखिए इंडियन कॉरपोरेट है करप्ट, है क्रोनी, लेकिन चंदा देने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। बस ये शर्त रहती है कि हमारे ऊपर कीचड़ नहीं उछालोगे। ऐसा नहीं कि चंदा ले लिए और हम ही के ऊपर कीचड़ उछालोगे। तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी अपनी वजह है। अब जो छोड़ के गए हैं वही बताएंगे कि क्यों छोड़ के गए, ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा तो बता देंगे आपको कि क्यों छोड़ करके गए हैं। कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसलिए छोड़ करके चले गए हैं। जब पार्टी सत्ता में थी तो बहुत सारे लोग थे, अब पार्टी संघर्ष में है तो बहुत सारे लोग नहीं हैं। और ये आज नहीं हुआ है। पार्टी जब फ्रीडम मूवमेंट का प्लेटफॉर्म थी तो बहुत सारे ऐसे राजे राजवाड़ा थे जो अंग्रेजों के साथ थे। पार्टी जब संघर्ष समाप्त करके देश की सत्ता अपने कमान में ली तो बहुत सारे राजे राजवाड़े जो हैं वो मिनिस्टर बन गए आकर के। तो उससे पहले अंग्रेज के साथ थे, फिर कांग्रेस के साथ हो लिए। अब कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, भाजपा के साथ सत्ता है तो भाजपा के साथ हो लिए। इसमें कौन सी नई बात है? इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग थिंग। मैं विकास पाठक। तो कन्हैया, मैं उस चीज़ पे नहीं आऊँगा, मैं आपके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे आऊँगा, नॉट ऑन आइडियोलॉजी। क्योंकि वैसे आरपी दत्त जो बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को वैसिलेटिंग बूर्जुआ बोला था, ही वाज आल्सो कम्युनिस्ट। तो उस चीज़ को हम हटा देते हैं। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप एनएसयूआई के भी इंचार्ज हैं जी। और जेएनयू से जहाँ से आप आते हैं, पिछले 30 वर्षों में ऐसे 3 लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के आपको मिला के 6 छात्र संघ अध्यक्ष हुए हैं जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस में गए, जिसमें 3 एसएफआई के, एक आप आईसा के और 2 आपके बाद आप एआईएसएफ के, 3 एसएफआई के, 2 आईसा के, 6 तो मुझे याद है। अब जब आप NSUI 2 आईसा के कौन? आपके संदीप सिंह, मोहित पांडे, उनको तो कांग्रेस मानेंगे ना? मोहित पांडे कोई ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में ज्वाइन नहीं किया। शकील अहमद खान, बत्तीलाल बैरवा, सैयद नासिर हुसैन, कन्हैया कुमार और संदीप सिंह, मोहित पांडे। अब मेरा ये कहना है, नहीं आप एक नाम छूट गया। अच्छा एक और हो गया, 7 डीपी त्रिपाठी। अरे वो तो बहुत कटी हो गया है ना, वो मैं 30 साल की बात थी। अच्छा। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अब जब आप एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, जैसे आप जेएनयू में थे, ऐसा क्या कारण आपको लगा कि जब बाद में कांग्रेस का आना होता है तो वहाँ लेफ्ट होता है, और ऐसा आप क्या करेंगे कि अगर बाद में कांग्रेस पे जाना है तो वहाँ लेफ्ट के पार्टी को ना देकर सीधा एनएसयूआई को, तो उस पर आपकी कोई रणनीति है? नहीं मैं समझा नहीं। जब मुझे एनएसयूआई के लिए वोट मांगना मतलब होगा, आप अब जेएनयू जाएंगे तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जब कांग्रेस ही सही रास्ता है, इट्स योर पार्टी ऑफ चॉइस, तो वहाँ ऐसा क्यों है जेएनयू के अंदर कि लेफ्ट के 3 ऑर्गेनाइजेशंस, 2 ऑर्गेनाइजेशंस को वोट मिलता है? व्हाई नॉट एनएसयूआई? क्या कमी है जेएनयू के अंदर? अच्छा ये सवाल सिर्फ एनएसयूआई को लेकर के क्यों है? एनएसयूआई तो स्टूडेंट विंग है। ये सवाल मेन पार्टी को लेकर के होना चाहिए ना। वो अगला आएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। और यही सवाल जो है, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने लेफ्ट के बाकी पार्टियों से पूछा था, और मुझे लगता है कि शायद यही बात उस वक्त जेएनयू के स्टूडेंट को अच्छा लगा था कि कोई खुद से सवाल पूछ रहा है। क्योंकि ट्रेनिंग यही है कि दूसरे से सवाल पूछो, खुद पे सवाल मत उठने दो। तो ये सवाल तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाना चाहिए ना, कि कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के साथ बंगाल में चुनाव लड़ती है उसी वक्त, और लेफ्ट के खिलाफ जो है केरल में चुनाव लड़ती है। इसका मतलब या तो हम लोग राजनीति ठीक से नहीं समझते हैं, या तो जो है इस देश की पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कुछ और तरीके से करती है। जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी था और अब जो है एक पॉलिटिकल पार्टी में भी हूँ, कि स्टूडेंट विंग को ना, ये मेरी फर्म राय है, उसको ना अपने मेन पार्टी के अलाइनमेंट के साथ चलाना, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जो पूरी दुनिया में हुई, लेफ्ट राइट सबसे हुआ। उससे क्या हुआ कि जो नेचुरल ऑर्गेनिक लीडरशिप निकलता है स्टूडेंट यूनियन से, उसको बेसिकली कुंद कर दिया गया। इसीलिए जो बड़े बड़े दुनिया में बदलाव होते थे थ्रू स्टूडेंट मूवमेंट, वो ख़त्म हो गए ऑर्गेनिकली होना।
अब होता वही है कि कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना करके पावर कैप्चर कर लेती है। रिसेंट एग्जाम्पल बांग्लादेश है, ये रिसेंट है। तो ये मेरा मतलब पॉलिटिकल सफ़र में ये मुझे अनुभव हुआ है कि जो सबसे पोटेंशियल वाला कम्युनिटी है सोसाइटी का वो है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे ना हर तरह के पहचान का दायरा समाप्त हो जाता है। और स्टूडेंट जब आप गिनते हैं 5 तो एक्चुअल वोट ऑफ कन्वर्जन में वो है 25, 5 हैं उसके घर वाले, अगर उनके बच्चे किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट जो है इतना इम्पैक्टफुल इसीलिए नहीं रहा क्योंकि बाकी मूवमेंट के साथ ये डिस्कनेक्ट हो गया। और ये डिस्कनेक्ट हुआ इसलिए है कि स्टूडेंट विंग को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बनाने का प्लेटफॉर्म बना करके छोड़ दिया गया। इसीलिए इस कॉन्ट्राडिक्शन का जवाब जो है ना इस देश के स्टूडेंट मूवमेंट में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टोरल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना, बहुत अजीबोगरीब अलायंस करती है। अब आप मुझे बताइए कि जब हम यहाँ अलायंस किए शिवसेना के साथ, तो शिवसेना कह रही है ना कि हम सावरकर को मानते हैं, हम कह रहे हैं कि हम गांधी को मानते हैं, लेकिन ये अलायंस है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन हम लोगों को नहीं है, जो अपने रोज़मर्रा की जीवन में आगे बढ़ गए हैं उनको ये कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कन्फ्यूजन होता है कि सब लेफ्ट ही हो तो अलग अलग क्यों हो। एक हमारा प्रेसिडेंट जीता था, अपने भाषण में एक बार बोला था, एशियन पेंट की दुकान है क्या, गाढ़ा लाल, हल्का लाल, फीका लाल, क्या कर रहे हो? क्योंकि जो सवाल के लिए आप लड़ रहे हैं, जो बाहर जा कर के उन सवालों को हमको भी एज ए सिटीजन फेस करना है, या कल को मान लीजिए कि हम किसी पोजीशन पे चले जाते हैं, जेएनयू से पढ़े हुए लोग आज के डेट में कलेक्टर भी तो हो रहे हैं ना, तो कैसे आप जो है अपने उस आइडियोलॉजिकल रोमांटिसिज्म को डेली बेसिस पे डील करते हैं? या मान लीजिए लोग मीडिया में जो आकर के काम कर रहे हैं, तो उनको तो पता है यहाँ तो जो वेज कट हो रहा है, नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, जो है ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, ESIPF नहीं मिलता है, कौन सा यूनियन बन गया है यहाँ पे? इसीलिए ना इसके लिए एक शब्द निकाला गया, 30 तक लेफ्ट रहो तो तुम्हारा दिल सही है, और 30 के बाद लेफ्ट रहो तो तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं इसको डिनाई करता हूँ। आइडियोलॉजी अगर आपके पास है और आपके भीतर इंटीग्रिटी है तो आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं होगी। वो जितना आपको स्पेस मिलेगा बिटवीन द लाइन जो है आप उसको प्लेस करने की कोशिश करेंगे। जेएनयू में जो हम बोलते थे, सवाल हम पे तब पूछा जाएगा कि क्या कांग्रेस में आकर के हमने वो बोलना बंद कर दिया है, तब सवाल इंटीग्रिटी पे होगा। हम वही बात बोल रहे हैं। वहाँ जो अलायंस बनते हैं वो अपने कैंपस के इंटरेस्ट के हिसाब से बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अलायंस ना सिर्फ चुनाव तक सीमित है। अभी चुनाव खत्म हो गया है ना, हंगर स्ट्राइक तो सब मिल करके कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ जो भाषण दे रहे थे सब मिल करके हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। मज़ेदार आपको देखना हो तो एक और सेगमेंट जो है सोसाइटी का, मजदूर, उसको जा कर के देखिए। इसीलिए कहते हैं कि विद्यार्थी होने वाला मजदूर होता है। आप मजदूर के सेगमेंट में जा कर के देखिए, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन बना है उसमें BMS भी शामिल होता है। सिर्फ इस हड़ताल में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसके बहुत सारे रेजुलेशन में BMS शामिल होता है, जिसकी खुद की सरकार है। तो इससे पहले जब UPA की सरकार थी तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो इंटक है वो सेंट्रल यूनियन का पार्ट था। तो हम इंटरेस्ट ग्रुप के हिसाब से जब सोसाइटी को देखेंगे और उनके इंटरेस्ट को देखेंगे, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल गेन करके पावर ले करके सरकार चलाना है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा। फिर अपना रोल भी समझ में आएगा कि जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम होने की बजाय हमारा काम प्रेशर ग्रुप का है, और प्रेशर ग्रुप जितना इफेक्टिव होगा, मेन स्ट्रीम पार्टी, उसके द्वारा बनाई जाने वाली पॉलिसी और सरकार उतना ट्रैक पे रहेगी। अच्छा, तो नहीं, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे जब से हमने देखा अटल जी की सरकार जब गई, तब से अराउंड उस टाइम से सोनिया जी जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता थी, प्रधानमंत्री नहीं थे, सर गांधी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं ना, और ना ही JP प्राइम मिनिस्टर बने। कलावती की स्पीच ऑनवर्ड्स हमने देखा कि राहुल जी सामने आए चेहरा बन के। उस बात को अब करीब 17 साल हो गए हैं, लेकिन उस स्पीच में कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ। क्या आपको लगता है कि इस डिक्लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी के चेहरे की ना होके उस मैसेज की है जो ना जा पाए, या उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं चेहरे की पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं चेहरे के पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ। ये जो चेहरे की पॉलिटिक्स है, ये इस दौर का दिवालियापन है, वैचारिक और सैद्धांतिक दोनों।
क्योंकि आपको वो लोग डीओ बेचते हुए दिखेंगे जो खुद कभी वो डीओ लगाए नहीं है। तो झूठ इतना हमारे आसपास है, इसीलिए इसको पोस्ट ट्रुथ कहा जाने लगा। ऐसे समय में अगर हम या तो इसके हो लें या हम इसके खिलाफ लड़ें। अगर हम इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो हमारे डिसीजनों में, हमारे फैसलों में उसका रिफ्लेक्शन ज़रूरी है, उसकी रेसिप्रोसिटी ज़रूरी है। नेता किसको मानते हैं? जो चुनाव जीतता है, जो टिकट बांटता है, या जो ना चुनाव जीतता है ना टिकट बांटता है, ठीक है ना, उसका पोस्टर लगा हुआ है। किसको नेता मानना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है आज के दौर में। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी थी, बहुत लंबे समय तक सत्ता की पार्टी रही, और उसके चलते बहुत सारी समस्याएं अपने आप स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाती है किसी भी पार्टी में। मतलब अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी रूस में तो नहीं थी ना, लेकिन रूस की पार्टी जो है वो डिक्लाइन हो गई, या और बहुत सारी जगह पे जो है वो पार्टी आज, या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस से ही मिलती जुलती पार्टी है, साउथ अफ्रीका की पार्टी, वो बहुत डिक्लाइन हुई है। इसकी वजह क्या होती है? संघर्ष से निकली हुई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहेगी तो संघर्ष करने की जब जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी मुश्किल आएगी। तो मेरा यही मानना है कि उस मैसेज को नीचे तक नहीं पहुंचा पाना एक बहुत बड़ा रीजन है जिस मैसेज को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस देश में बनी और इस देश में आगे बढ़ी। वो मैसेज अगर लगातार पहुंचते रहता थ्रू एक्शन, नॉट थ्रू भाषण, तो फिर ये स्थिति नहीं होती। और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं जिसका लॉन्ग टर्म जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उस पर बैड इम्पैक्ट हुआ है। सो मैसेज इज इम्पॉर्टेंट। कन्हैया जी, मुझको दो क्वेश्चंस हैं। एक बहुत लाइटर वेन। आप कश्मीर से हैं? हाँ, मेरा नाम मुजम्मिल। दो क्वेश्चन है, एक लाइटर वेन में है और एक सीरियस क्वेश्चन। लाइटर वेन में ये है कि मैं सुन रहा था आपको, आपने विवाह और इकोनॉमी की बात 3-4 बार की। आप परेशानी में तो नहीं, आप शादी नहीं, देखिए, जो विवाह करते हैं वो परेशानी में है, ये कहना तो गलत होगा। आप तो नहीं सोच रहे हैं। ये तो लोग कहेंगे कि आपको क्या एजेंसी है ये बोलने की, जो खुद लड्डू खाए नहीं उनको कैसे पता कि मीठा है कि नहीं है। तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। मेरे कम्युनिकेशन में अक्सर मैं वो बात करता हूँ जिससे हर कोई रिलेट कर सके। अरे 2-4 लोग छोड़ करके बाकी सब रिलेट कर लेंगे ना। मोदी जी नहीं रिलेट करेंगे, योगी जी नहीं रिलेट करेंगे, लेकिन अमित शाह भी रिलेट कर लेंगे। तो मैं एग्जाम्पल वैसे देता हूँ जिससे हर कोई रिलेट कर सके। एक तो ये है आसानी से लोगों तक बात पहुँचे, और दूसरा व्यक्तिगत तौर पे जो मैं कोई परेशानी में नहीं हूँ, बाकी आसपास जो हो रहा है उससे परेशान होता हूँ। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपने बोला कि इसकी कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मॉरलिटी पे आनी चाहिए, जो मॉरल इश्यूज शुड बी मेन। इलेक्टोरल गेन्स हो सकते हैं, आज कल भी हो सकते हैं, सो वी हैव टू डिफाइन, आई मीन आइडियोलॉजी। हाँ, आइडियोलॉजिकली वी हैव टू डिफाइन आवरसेल्व्स व्हिच इज अ सेकुलर पार्टी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप देखिए कि 10-11 साल में जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी इस मुल्क में मुसलमानों से बढ़ती है। लिंचिंग होती है, केस क्राइम होता है, कभी भी आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है। तो उसमें भी लेकिन गरीब जोड़ देंगे तो बढ़िया रहेगा सर। अब पूरा सुन लीजिए ना, जी, मैं जी। अपना बोलूँगा ना, आपको मैं मुझको क्या लग रहा हाँ है। जी। कांग्रेस पार्टी के अलायंस विद शिवसेना, बट कांग्रेस पार्टी विल नॉट हैव एन अलायंस विद ओवैसी। कांग्रेस पार्टी बहुत हिचकिचाती है, बहुत क्लियरली, बहुत ही सॉफ्ट लाइन में किसी भी मुसलमानों के इशू पे बाहर आने से। सो एक तरफ है कंप्लीट हिंदुत्व, दूसरी तरफ आपका सेकुलर अलायंस है। एग्जाम्पल मैं आपको सपा की एग्जाम्पल दूंगा। सपा का एक बहुत बड़ा लीडर था आजम खान, उसकी क्या हालत हुई, उसके फैमिली की क्या हालत हुई, कहीं आपने सुना कोई बात? तो ये जो हिचकिचाहट है, सेकुलर तो है लेकिन हिचकिचाहट है, आप मानते हैं हिचकिचाहट है, और ये इस बात को लेके एग्जाम्पल वेरी क्लियरली कांग्रेस लीडरशिप कभी भी नहीं आती, डिफाइन ही नहीं करती इस चीज़ को। एक तो इसीलिए जब आप सवाल पूछ रहे थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बीच में बोल गया। मैंने कहा कि गरीब लगा दीजिए उसमें,
क्योंकि मोदी जी को ना कोई परहेज नहीं है अमीर शेखों से गले मिलने में। देखें एकदम पकड़ लेते हैं ज़ोर से, रिश्तेदार हूँ। मुसलमान तो वो भी है, और वो ऐसा मुसलमान है जो भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता है। अरब के मुसलमान भारत के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता है। कहता है कि तुम लोग जो 786 का कैलेंडर लगाते हो, मज़ार पे जाते हो, बुत परस्ती करते हो, अल्लाह हाफिज़ बोला करो, खुदा हाफिज़ मत बोला करो। ये सब तो सुना है हम लोगों ने भी, इसी समाज में, इसी धरती पर रहते हैं। तो वो दोयम दर्जे का मुसलमान भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम बोल रहे हैं, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को अरब के मुसलमान सेकंड क्लास मुसलमान सिटीजन समझते हैं या मुसलमान समझते हैं। उन शेखों के पास मोदी जी जाते हैं, एकदम भर पकड़ते हैं, एकदम दोनों हाथ से। और आप सारे ट्रेड रिलेशंस देख लीजिए भारत सरकार के, अदानी के देख लीजिए, अदानी के ट्रेड रिलेशंस देख लीजिए गल्फ कंट्रीज के साथ। इसीलिए मैंने कहा कि गरीब लगा दीजिए। वैसे ही भारत के लोग, जो लोग इस देश की गलियों में नहीं जाते हैं, जिनको टिफ़िन में खाना लेकर के ट्रेन में नहीं चलना है, जिनको बसों में नहीं घूमना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस हिंदू मुसलमान की लड़ाई से। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि उसमें एक शब्द ऐड कर लीजिए। दूसरा, हमको लगता है कि इससे बचना चाहिए कि एक तरफ ठाकरे और एक तरफ ओवैसी को रखना। इसलिए बचना चाहिए कि मैंने कभी नहीं सुना है ओवैसी के मुंह से कि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये असर है उस बार बार बोले गए झूठ का, कि अब हम भी वो बोलने लगे हैं जो बीजेपी सुनना चाहती है। सबसे अव्वल तो ये डायकोटमी, ये बाइनरी ख़तरनाक है। अगर ऐसा हम किए तो हम अल्टीमेटली इस देश में सिटीजनशिप की लड़ाई को हार जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को इस डायकोटमी से बचना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी कोशिश करती है कि इससे बचे। हमारे लिए हर नागरिक को बचाना इम्पोर्टेंट है, और नागरिक अधिकारों में ही ये शामिल है कि हम मंदिर जाना चाहते हैं कि मस्जिद जाना चाहते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपके पहचान के आधार पे इस लैंड मास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। दिस शुड बी द आइडिया ऑफ इंडिया। उस आइडिया ऑफ इंडिया को अटैक करने के लिए जो भी एलाइज बनते हैं उनको हम अपने साथ लेते हैं। उसको कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट का जो प्रिंसिपल होता है, उसके आधार पे। इट डजंट मीन कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम इलेक्टोरल अलायंस कर रहे हैं उससे हमारा कंप्लीट आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है। कई बार उसमें बहुत सारे कुछ ऑड भी दिख सकते हैं। हम कहते हैं कि जब 3 लेफ्ट पार्टी आपस में चुनाव लड़ती है एकजुट होकर के, तब भी वहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल ऑड का क्वेश्चन है। तो स्वाभाविक रूप से लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में एक आइडियोलॉजिकल ऑड होगा, और कांग्रेस पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में भी एक आइडियोलॉजिकल ऑड होगा, वो क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन जो लार्जर एनिमी है, जिसके खिलाफ हम क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना क्या चाहते हैं, उसके आधार पे अलायंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। और आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो भाषा बीजेपी बोलती है वो भाषा दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बोलते हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए और अपने बेस वोट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और बेस वोट को प्रोटेक्ट करने की जहाँ तक बात है, तभी मैंने उसके दूसरे हिस्से में कहा कि कांग्रेस पार्टी का बेस वोट जो है ना A to Z है, और हमारी भाषा भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और हमारी लड़ाई जिनसे है उनके खिलाफ जो है कोई रिलक्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप बिल्कुल ठीक बोले कि ये ना चुनावी प्रेशर में, जीतने के प्रेशर में नेताओं के दिमाग में यह बात बिठा दी गई है, स्पेशली सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से, कि ये बोलोगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, इससे ये नाराज हो जाएगा। मैं ये सुपरफिशियल बात है। भारत अगर बचेगा तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी से बचेगा, और डाइवर्सिटी इन यूनिटी से बचेगा। द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द एरा ऑफ पोस्ट ट्रुथ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो हम लोग फॉलो करते आ ही रहे हैं। डाइवर्सिटी जो है ना यूनिटी से जो है, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
कि हम सब नागरिक हैं, नागरिक बोध होना बहुत ज़रूरी है। धीरे 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 हमको सब्जेक्ट बना दिया गया है, नेता राजा हो गए हैं, या नेता ही नहीं, किसी ऑफिस के स्ट्रक्चर में चले जाइए तो वो जो दरवाज़ा खोल रहा है गार्ड, वो कितना दास बना हुआ है, और जो सीईओ है ना वो कितना ऐंठ के चल रहा है। हो सकता है घर जा कर के डांट सुने अपने घर वालों से, उसकी एक पैसे की इज्जत नहीं हो, और ऑफिस में जो है लोगों के ऊपर चलाते रहता है, फ्रस्ट्रेशन निकालते रहता है। तो ये जो साइकी है, उस साइकी के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कह रहा था। और हमको ये देखना ही नहीं चाहिए कौन हिंदुओं की पार्टी है और कौन मुसलमानों की पार्टी है। हम भारत की पार्टी हैं और हम हर भारतवासी की पार्टी हैं। दिस शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ कांग्रेस। और आकाश, समन, Hi Kanhaiya, I'm Saman Hussain. I would like to ask that when it came to your public speeches, you talked about the Nalis, you talked about the Gaddhas, you talked about a larger sense of unity that you would want in the country and the communal disharmony that's prevailing. But there was no direct mention of the 2020 Delhi riots, largely in any of your speeches. And Northeast Delhi was the area that was badly hit by the communal riots. So, I think you can't, या मे बी कुछ स्पीचेज आपसे छूट गए होंगे, या जो है आप, कई बार क्या होता है कि हम जो सुनते हैं या सुनना चाहते हैं वही सुन पाते हैं, दूसरी चीज़ें सुनाई नहीं देती है। परसेप्शन इतना ही पावरफुल होता है कि जो है ना हियरिंग पावर को भी इम्पैक्ट कर जाता है। मुझे खुद ही नहीं याद है कि मैं कितना बोला हूँ, लेकिन मेरी तो पूरी लड़ाई दंगाइयों के खिलाफ है, फिर दंगा के खिलाफ के लिए कैसे नहीं बोलेंगे। बट आपने कैंपेन में बात की थी इसके बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे हुए थे? ऑब्वियसली किया है और किया ही होगा। मतलब मैं जो बात करता हूँ वही करो, 10 साल से वही बात कर रहा हूँ, 10 साल से मेरे पास कोई नई बात नहीं है। आपने बात करा था कि जो एक लार्जर एक कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो बात करते हैं सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी, तो सारी बात तो यहाँ भी नहीं आज की है ना, 1.5 घंटे हो गए हैं। दिल्ली रायट्स का मेंशन हार्डली कहीं पे अपने स्पीचेस में किया था। It is not like that. If you think so, then it is your opinion. But I have been defying it and denying it. ठीक है, लेकिन जानते हैं इसी से बनता है परसेप्शन। नाम बता करके जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना, उसी से परसेप्शन बनता है, क्योंकि मेरा भी नाम कन्हैया है, याद रखिएगा। एंड दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन। अगर आप अपने आप को असर्ट करके मुसलमान बनाएंगे तो आप मुझे असर्ट करके बाई प्रोडक्ट में हिंदू बना देंगे। मैं बड़ा साफ गोई से और सीधा सीधा बोलने वाला आदमी हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं हारमनी की बात, तो क्या ये दंगा के खिलाफ नहीं है? इतना देर से जो हम बोल रहे हैं, तो क्या हम भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं? अच्छा, 1-2-3 सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आकाश, कन्हैया जी, आपने शुरुआत में जो बात करी थी, एक तो आपने बोला आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, या सर्टनली कांग्रेस को होता, उससे फ्लोइंग एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज जाएगा। पर कांग्रेस में जब आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है और जो मास पार्टी में टफ होता है, कार्डर बेस्ड पार्टी में इतना ज़्यादा उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी का एक सिस्टम होता है लेफ्ट पार्टीज में जैसा और बीजेपी में जैसा, कांग्रेस में जब शशि थरूर जी एक अलग नेशनलिज्म गेम खेल रहे हैं, हम जिसको कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का लूपहोल बोलते हैं, पहले काउ स्क्वाटर बिल भी, ये कन्वर्जन बिल, एंटी काउ स्क्वाटर, कांग्रेस की सरकारों से ही आए। ये डाइवर्सिटी भी है एक तरह से, अमेलगमेशन है। पर आज की डेट में जब मोदी जी की सरकार है और इतनी पावरफुल सरकार है, किस तरह से आपकी आइडियोलॉजी को क्लैरिटी लाएंगे और उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसे होगा जब लीडरशिप में एक अंडरस्टैंडेबल लैक ऑफ यूनिटी है या अंडरस्टैंडेबल लैक ऑफ क्लैरिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी या आइडियोलॉजिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही आइडियोलॉजी वाली पार्टी में ना टूट नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा कैडर बेस्ड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पार्टियां ही टूटी हैं। पहली बार भारत में ये हुआ है कि राइट विंग आइडियोलॉजी इस तरीके से पावर में आई है, तो अभी उनका टूट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टूट नहीं होगा। कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी अलग पार्टी है कि यहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजिकल कोनोटेशन के साथ भी लोग एक पार्टी में रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस के बारे में कई बार कहा जाता है कि कांग्रेस में सेट ऑफ लीडरशिप कैसा है, उससे जो है सेट ऑफ पॉलिसीज़ बनेगी। सेट ऑफ लीडरशिप मान लीजिए कि अगर एक तरह के हैं, मतलब उसमें क्लास कैरेक्टर भी है, उसमें जो है आप उनकी डिफरेंट आइडेंटिटी और बैकग्राउंड भी है, तो पॉलिसीज उसी तरीके से डिराइव होगा। आई एग्री, ये मुश्किल है
कि कैसे जो है हम इंडिया में जो डाइवर्सिटी की बात है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, इसको बना करके रखें। इसको लेकर के ना मेरा एक फर्म ओपिनियन है जो मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में सेकुलरिज्म जो है ना बाय चांस नहीं है। ये बात समझना चाहिए लोगों को। भारत में सेकुलरिज्म का एक ट्रेडिशन है। ये हमको बाय चांस तब लगता है जब हम इसको वेस्ट के चश्मे से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जब हम भारत को सर्वधर्म समभाव के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं या सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं, तो इसका रूट जो है ना बहुत डीप है। जैसे 1 मिनट के लिए किसी और धर्म को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं और आपको हम फ़र्क बताते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो साल भर मांस नहीं खाते हैं। जो सेवाइट होते हैं वो मांस खाते हैं। सावन में मांस को लेकर के इतना हंगामा क्यों है? तो विष्णु जी का कोई लेना देना ही नहीं। ये होता है हेजमनी। जब एक तरह की हेजमनी होने लगती है तो प्राइमरली वो क्या करती है, डाइवर्सिटी के कोनोटेशन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। कांग्रेस में भी जब बाजार सब कुछ खोलना चाहिए, ये बहुत होने लगा, तो वेलफेयरिज्म, टू द पुअर, डेमोक्रेसी, सेकुलर इथॉस, ये सब अंडर अटैक हो गए। लेकिन जब कांग्रेस हारी है तब ये रियलाइजेशन भी है कि हम इस देश में डेमोक्रेटिक, सेकुलर, वेलफेयर स्टेट, ट्रिकल डाउन, जनता तक चीज़ों को पहुंचाना। तो आइडियोलॉजिकल यूनिटी या आइडियोलॉजिकल डाइवर्जन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और भारत को लेकर के मैं ये मानता हूँ कि सह अस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इसका रूट बहुत डीप है। थोड़े से इधर उधर हो जाने से हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सरवाइव नहीं करेगा। और कांग्रेस जैसी पार्टी इस तरह की चीज़ों को लेकर चलने में ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली रिजिडनेस नहीं है। तो अगर अपोजिट आइडियोलॉजी के लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं, तो जो डीप रूटेड प्रो आइडियोलॉजी है उनके लिए भी स्पेस बनाना आसान है। सेक्युलरिज्म एक ये लोग जैसे लीडरशिप में शशि थरूर जी की इतनी बात हुई, जो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो अंदर से काम की एक उस टाइप की क्लैरिटी आपको सचमुच दिख रही है कि अब जब अंडर सीज है ये वैल्यूज एक तरह से, या आप ऑपोजिशन मानते हैं अंडर सीज है ये वैल्यूज एक तरह से, अभी भी उस प्रकार की यूनिटी क्या दिख रही है कांग्रेस के अंदर ही? बाकी अलायंस पार्टनर्स को तो आप भूल ही जाइए। नहीं, यूनिटी बन रही है स्वाभाविक रूप से। नहीं तो कोई पॉलिसी जो है ना, कोई रेजोल्यूशन ही नहीं पास हो पाता। आप ये देखेंगे कि एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको एक पिक्चर बनता हुआ दिखाई देगा कि अब कांग्रेस के ग्रास रूट लीडर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेना, या सोशल जस्टिस की बात करना, या रिप्रेजेंटेशन की बात करना, ये भाषा धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रही है। तो देखिए, विरोध भी है, डिसेंट भी है, लेकिन एक यूनिटी भी बनती हुई दिख रही है, ग्रास रूट पे दिख रही है। एटलीस्ट मैं बिहार में तो देख पा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन जल्दी इधर से ले लेते हैं, बस लास्ट सुधाकर। वेरी पर्सनल मैं पूछना चाह रहा हूँ। आई सॉ यू व्हेन यू केम आउट ऑफ द जेल एंड टुडे आई एम सीइंग यू एज अ कांग्रेस लीडर। कन्हैया, उसका और आज का कन्हैया में आप अपना सफर में कितना एज अ पर्सन कितना बदले हैं, कितना चेंज हुए हैं? बहुत बदले हैं। कैसे? बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब तब स्टूडेंट थे, अब जो है इनरोल्ड स्टूडेंट थे, अब स्टूडेंट नहीं हैं। पहनावा ओढ़ावा बदल गया है। बातचीत का मतलब बात नहीं बदली है, लेकिन बहुत सारे शब्द और बहुत सारे शब्दकोश बदल गए हैं। बदलाव तो होता है। कोर एज अ पर्सन आप वही हैं कि मतलब मेरा तो मानना है कि हम वही हैं, लेकिन ये जजमेंट तो देखने वाले पास करेंगे। लास्ट क्वेश्चन। कन्हैया, जेएनयू में आपकी साथी रही शैला राशि, बहुत समय आपने यूनिवर्सिटी में साथ बिताया, सड़कों पे भी आप साथ में थे। जब 370 एब्रोगेशन की बात आई तो वो कोर्ट भी गई थी। हाँ, पिटिशनर थी। हाँ, अभी एक चेंज ऑफ माइंड देखते हैं हम शैला रशीद के पूरे स्टेटमेंट्स में, उनके अप्रोच में। क्या आप इस चेंज ऑफ माइंड को कैसे देखते हैं? चेंज तो मेरे अंदर ही है, तो चेंज तो आप सबके अंदर होगा मेरे ख्याल से। चेंज तो होते रहता है, और असहमत होना अलग बात है, लेकिन किसी का पर्सनल डिसीजन है, चॉइस है,
तो उसकी आज़ादी है, मुझे या किसी को भी उसका भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम तब जब थे तब भी अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन मोदी जी के ख़िलाफ़ जो है हम लोग सब साथ में लड़ रहे थे। वहाँ से निकल गए, सब लोगों का अपना अपना रास्ता है। हालांकि मेरी जो लास्ट बातचीत हुई है बकरीद पे, तब भी जो है मुझे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बातचीत का तरीका बदल गया है, आप कह रहे हैं, बदला ही है, देखा होगा आपने ज़्यादा। तो उनका चॉइस है, मतलब मैं उसको ना बहुत क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ या उसको लेकर के हमलावर नहीं हूँ, बहुत बुली नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जब राजनीतिक फ़ैसले अगर वो ले रहे हैं उसका कारण क्या है, अगर उसमें हम शामिल नहीं हैं तो फिर उस फैसले पर उनका चॉइस जो है उस पर कमेंट भी क्या करें। एक इसी से जुड़ी बात है कि जब नेताओं की ऐसी कन्विक्शन हम देखते हैं किसी एक इशू को लेकर, और थोड़े टाइम बाद हम लोग देखते हैं कि वो दे आर जस्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द एंटायर, और इंटेंट पे उनके सवाल है। तो फिर जो वोटर होता है, जो आपके साथ स्टूडेंट में, जो आप स्टूडेंट लाइफ में, इट इज़ सेम एक्चुअली। प्रोफेशनली देखेंगे ना तो मान लीजिए कि आप फेसबुक पे ना लिखना शुरू किए, आपका एक पेज बना, ठीक है, फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो आपको नौकरी मिल गई, ठीक है, तो वहाँ का जो पाठक वर्ग है वो जैसे आपको देखता था, और जब आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में आकर के काम करेंगे और यहाँ की जो मजबूरियाँ होगी उसके बाद जब आप बात करेंगे तो उसमें चेंज ऑफ डिफरेंस लोगों को दिखता है। लेकिन मैंने वही कहा कि ये बदलाव के साथ इंटीग्रिटी को मेंटेन करना और उन्हीं बातों को बिटवीन द लाइन कह देना, यही ग्रोथ है लाइफ में। ये ग्रोथ जो है ना ढूंढना पड़ता है। और ये क्वेश्चन अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट के लिए कर रहे हैं तो ये किसी भी प्रोफेशन में करना चाहिए। अब आप वैसे थोड़ी बात करेंगे, जब कल को आप एडिटर बन जाएंगे तो बहुत सारा मजबूरी होता है ना, ऐड लेना है, ऑफिस बचाना है, तो थोड़ा ना हम लोग कई बार, मतलब ये नहीं मुझे देखा जा रहा है उससे नहीं, लेकिन मेरा ही मानना है कि वो भी तो स्टूडेंट हैं, यंग हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्रांति का सपना है, तो उनको भी तो थोड़ा उनके लिए इतना हार्श क्यों हो जाना है। बाहर देख, बड़े बड़े लीडर जिनके पास सब कुछ है, जिनके माँ बाप ने जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से साथ रहे, सब कुछ बनाया, उस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको दिया, वो छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेड है। और एक स्टूडेंट लीडर जो अपने ज़माने में लड़ रहा, तब भी जब लड़ रहा था तो अपनी हिम्मत से ही अच्छा, एक बात बताइए, इस दौर में एब्रोगेशन के खिलाफ पेटिशनर बनना यह इतना आसान काम तो नहीं है, तो कुछ तो कंसिक्वेंसेज उठाना पड़ा होगा ना उसको भी। वही तो परिस्थिति है, और मैं उसको जो है उनका चॉइस मान करके मैं अननेसेसरी उस पर हमलावर नहीं होता हूँ। और जहाँ तक हमारे संबंध की बात है, हम एक राजनीतिक लड़ाई में साथ थे एक चीज़ के खिलाफ, हम आज भी उसके खिलाफ हैं। अब उनको लगता है कि उसकी खिलाफत करना ज़रूरी नहीं है, तो उनका चॉइस है। ठीक है, थैंक यू कन्हैया जी, थैंक यू।